सबसे ज़्यादा मुझे डीएम आते हैं, लिंक्डइन पे आता है, व्हाट्सएप पर आता है, मेरे को लोग मिलते हैं, "सर बहुत लॉस हो गया।" "कितना लॉस है?" 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, कइयों का दसियों करोड़ है। ठीक है भाई, सीख लोगे तो बना सकते हो, दोबारा हिम्मत करोगे, लेकिन 2 चीज़ें हैं, डिसिप्लिन और सीखना। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ ना दीपक भाई क्या हो रहा है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल मैं बताता हूँ क्या है। अभिषेक जी, जैसे आप लोग स्कैम्स की बातें कर रहे हो, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब मार्केट गिरती है तो स्कैम एक्सपोज़ होता है या स्कैम हो जाता है उसके बाद मार्केट गिरती है? एक्चुअली में हिस्टोरिकली जो देखा गया है आप देखेंगे कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को हर चीज पहले से पता रहती है और मार्केट अंदेशा देना शुरू कर देती है। तो 2008 जैसा अगर क्रैश दोबारा आ गया, तो क्या करना चाहिए? उस टाइम सिप बंद करनी चाहिए, नया पैसा डालना चाहिए या अपने जो शेयर्स हैं उनको जो आपने होल्ड कर रखे हैं, उनको डिसॉल्व करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए? एक नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, असली पैसा जो मार्केट में बनता है वो कभी दिवाली पे नहीं बनता है। आज जितने लोग डाल रहे हैं वो बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाते, असली पैसा बनता है जो दिवाली पे डालते हैं। अभिषेक जी, आज जो रैपिड फायर वो पूरा इन्वेस्टमेंट, स्कैम्स और उस पर है। ठीक है। विजय माल्या या नीरव मोदी, किसने ज्यादा ट्रस्ट होगा? विजय माल्या। हर्षद मेहता का बुल रन या अदानी क्रैश पैनिक, किसने मार्केट को ज्यादा हिला दिया? अ, सत्यम स्कैंडल या डीएचएफएल कोलैप्स, बिगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर किसका है? सत्यम स्कैंडल। क्रिप्टो विंटर या 2008 रिसेशन, बिगर वेल्थ इंस्ट्रूमेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बातें गहराइयों की, बातें पैसों की। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिन गेस्ट को हमने बुलाया है, बहुत ही भली-भाँति आप सब लोग उन्हें जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है और मेरे ख्याल से जब से आप लोग यूट्यूब या इंस्टा देख रहे हैं, सबसे पुराना चेहरा भी वही आपको दिखता होगा। दोस्तों, इनको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, इनको दुनियादारी का पूरा एक्सपीरियंस है, इन्हें एक्सपीरियंस है हर उस चीज़ का जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। इनकी स्टडी रहती है हर उस चीज़ में जो कि एक मिथ बस्टर बन जाता है और ये हर किसी भी सब्जेक्ट का मिथ को बस्ट करते रहते हैं। दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल कर लेना। आज वही गेस्ट हैं हमारे बीच में और दोस्तों इनसे कुछ मिथ बस्टर्स लेंगे, प्लस मार्केट की सिनारियो को समझेंगे, क्योंकि कुछ भी कहें, एक्सपीरियंस इनका 15 साल का है और वो बड़ा परफेक्ट और प्रिसाइज है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं नन अदर देन, गूगल से पूछ लेना, अभिषेक कर का। स्वागत है अभिषेक थैंक यू आपका। सो मच पूजा जी, थैंक यू थैंक यू अभिषेक दीपक जी। भाई। एंड और एक बार कोशिश करेंगे जितना हो सके वैल्यू दे सके आपके पॉडकास्ट के थ्रू। जी जी। जी, बिल्कुल। अभिषेक जी, जैसे मार्केट में इस टाइम सब कुछ अप 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 है, तो ये टाइम है एक्चुअली इन्वेस्टिंग का या कोई क्रैश प्रिडिक्टेड है? अभिषेक, मैं बजाय इसके कि मैडम ने जो सवाल पूछा है इससे पहले करता हूँ, क्योंकि मैं एक एमबीए फाइनेंस हूँ, जी जी डॉक्टरेट में मैंने बिल्कुल। किया है, आप जानते ही हो। हमें ये पढ़ाया जाता था आज से 15-20 साल पहले कि जब इकोनॉमी का ये सिद्धांत होता था कि गोल्ड ऊपर है तो स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी नीचे रहेगा, प्रॉपर्टी ऊपर है तो सोना और स्टॉक मार्केट नीचे रहेगा और स्टॉक मार्केट ऊपर है तो बाकी 2-3 चीज़ें नीचे रहेंगी। अभी एक ऐसा क्या दुनिया में सिनेरियो चेंज हो गया है कि बिटकॉइन भी ऊपर है एकदम। चलिए ठीक है, बिटकॉइन तो अभी थोड़ा-सा नीचे आ गया, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल ऊपर ही बिटकॉइन है। भी ऊपर था, गोल्ड भी ऊपर, चाँदी भी ऊपर, प्रॉपर्टी भी ऊपर। प्रॉपर्टी तो अब आम आदमी की रीच से बाहर जाती जा रही है, सोना-चांदी भी आम आदमी की रीच से बाहर जाता जा रहा है और स्टॉक मार्केट भी रोज़ नया हाई पे हाई बना रही है। लोग शॉर्ट बैठ रहे हैं और सबके बेचारों के अकाउंट लिक्विडेट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या सिनेरियो चल रहा है? क्या ऐसी मतलब वो आ गई कि सबको है कि आज ही खरीद लो, कल पता ना कल हो ना हो? तो देखिए सबसे पहली चीज तो हम अगर समझे तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी है लोगों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दीपक भाई आप याद कीजिए 2007-2008 की अगर हम बात करते हैं पूजा जी एंड दीपक जी, उस समय पे अगर थोड़ा सा पैनिक होता था एफआईआईज एक लाल कलर का बटन दबाते थे, वो भाग जाते थे और मार्केट पूरे ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाते थे। और लास्ट हम कोविड के बाद से हम ये चीज देख रहे हैं कि चाहे जितनी बुरी खबरें आ रही हैं मार्केट में, 2022 में हमारे पास खबर आई कि भाई बहुत बड़ा जंग छिड़ गया रशिया और यूक्रेन के बीच में,
कि पुतिन भाई साहब ने कभी न्यूक निकाल देंगे, कुछ निकाल देंगे। उस दिन विक्स बिल्कुल बढ़ा, 30% के हिसाब से एक स्पाइक आया था, दीपक भाई आपको ध्यान होगा, आपने भी देखा होगा। पर उसके बाद भी आप देखो चीजें वापस स्टेबलाइज होने लग गई। और आज 3 साल से युद्ध हो रहा है, कोई फर्क कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं हो पूरा रहा है। यूक्रेन बर्बाद हो गया, पूरा लेकिन मार्केट ऊपर है। मार्केट ऊपर है, विक्स 11-12% के आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो आप चीज देखिए, एक नोटिस कीजिए कि म्यूचुअल फंड को किसने संभाला, डीआईआईज ने। 24,000 करोड़ रुपए का पैसा अगर इंडियन शेयर बाजार में डीआईआईज के रूप में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? देखिए क्या हो गया कि अनइंटेंडेड फ्लोज होते हैं। उसका अर्थ मैं समझा देता हूँ कि आजकल क्या हो गया कि लोगों ने देखा है खर्चे बहुत बढ़ गए, महंगाई कितनी बड़ी हम सबको पता है, 6-6.5% का इन्फ्लेशन है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि यार हमें अपने पैसे की वैल्यू बचानी पड़ेगी, और उसके लिए बचाने के लिए लोगों को एक चीज पता है कि भाई हमको एसेट्स में पैसा डालना पड़ेगा। थैंक्स टू रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब और इस तरह के काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सिखा दिया। वो बात अलग है, रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब खुद 1.6 बिलियन डॉलर के ब्याज कर्ज में है, डेट में है, बट ठीक है, उन्होंने कुछ चीजें सिखा दी। वो खुद डेट में है। खुद डेट में है, उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि डेट नहीं लेना चाहिए, और खुद 1.6 बिलियन डॉलर का डेट लिया हुआ है। अब वो उनने ना लास्ट 10 साल में नरेशन चेंज कर दिया, स्मार्ट डेट लेना चाहिए। तो वो वैसा ही है, और डूब गए तो फिर वो बोल देंगे कि भाई ठीक है, मैंने तो मना ही किया था कि डेट नहीं लेना चाहिए, मैं खुद लाइव एग्जांपल में, जो भी है। तो आप ये चीज देखिए कि लोगों को जैसे ही पता लगा महंगाई इतनी है, तो अब पैसे कहाँ से बनाए? तो वहां पर फाइनेंशियल अवेयरनेस के कारण लोगों को पता लगा कि भाई 13 से 15% का CAGR तो भैया हमको इक्विटी मार्केट में मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड हो गए, SIP हो गई, ये सब। तो आज अब एक आम इंसान के पास जाएंगे जो नौकरी कर रहा है, आप अगर उससे पूछोगे तुम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो, तो वो बोलेगा मैं SIP कर रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात है, उससे अगर आप पूछोगे कि भाई तू कौन से फंड्स में लगा रहा है, गिनती के कुछ लोगों को पता होगा ये 4 फंड है, क्योंकि सबने अपने एजेंट के थ्रू लगा के रखे हुए हैं। आप उनसे पूछोगे तुम जहां पर म्यूचुअल फंड लगा रहे हो वो कौन सी AMC का है, आधों को वो नहीं पता होगा। किस तरह के पोर्टफोलियो उनके, आधों को नहीं। क्या एक्सपेंस रेशियो, नहीं पता। लेकिन ये अनइंटेंडेड इनफ्लोज है, मतलब ना चाह के भी ये इनफ्लो हो ही रहे हैं। तो ये हर महीने लोगों ने बताया कि भैया मेरी 70,000 की सैलरी, 30,000 रुपए का मेरा SIP कट रहा है। तो पहला ये फायदेमंद है हमारे मार्केट के लिए, कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा रिजर्व हो गया। दूसरी बात आपने कहा भैया गोल्ड, गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड से आपको पता है भारतीयों का तो एक इमोशनल वैल्यू अटैच रहता है। मतलब हमारे इसमें आप सोचिए, कुछ कंपनी है जैसे मुथूट फाइनेंस हो गई या फिर ये हो गई, ये हमेशा क्यों चलती है? क्योंकि इन्होंने एक एनालिसिस करी। इन्होंने एनालिसिस करके ये बताया करा कि भाई एक इंसान जो भारतीय होता है ना, उसकी जान चले जाए उसको चलेगा, लेकिन सोना, घर का सोना वो गिरवी अगर लिया है तो वो लेके ही जाएगा, क्योंकि मान प्रतिष्ठा हो जाती है कि घर पे वाइफ का सोना है, माँ का सोना है, तो वो लेके ही जाएगा। तो उन लोगों के पास ज्यादा स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, इसलिए वो लोग आराम से गोल्ड के अगेंस्ट पे लोन्स करते हैं और उनके लोन बुक बहुत बढ़िया बनते रहते हैं। तो सोना जो है इंडिया में तो कहीं ना कहीं उस चीज से है। इनफैक्ट काफी ज्यादा रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि सबसे ज्यादा फिजिकल गोल्ड पूरे दुनिया में अगर कहीं है तो वो भारतीयों के घर में है, सबसे ज्यादा हाउसवाइफ्स, और उसमें भी तमिलनाडु और केरल में साउथ में सबसे ज्यादा। बिल्कुल सबसे ज्यादा। इनफैक्ट यूके में अगर कहीं चोरी होनी होती है ना तो एशियंस के घर होती है, क्योंकि एक प्रिडिक्टेबल होता है कि यहाँ गोल्ड जरूर गोल्ड है, मिलेगा। बिल्कुल। तो गोल्ड का क्या है, देखिए दीपक भाई, ये गोल्ड अभी इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होने लग गई है जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखे तो, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ गई। लास्ट 6-7 साल में आपको इसके मैं रीजंस बताता हूँ कहाँ से आपको दिखेगा ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ी है। 7 साल पहले आपको कितनी डिफेंस की कंपनी भारत में लिस्टेड दिखती थी? हार्डली। और लास्ट 5-6 साल में आप देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको एनकरेज करना, साइमुलेशन वाले, ड्रोन्स वाले, टैंक्स वाले, ब्रह्मोस, तेजस। ब्रह्मोस, सब कुछ। क्योंकि ना हम लोग 9.8% का ऑलमोस्ट इंपोर्ट करते थे, बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है डिफेंस की चीजें। अब देखो क्या आए दिन हमको कभी रशिया वालों के साथ डील करनी पड़ती, कभी अमेरिका वालों के साथ डील करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सारे देश ये समझ गए कि भाई दो खुराफाती लोग हैं, एक चाइना और एक पाकिस्तान। इन लोगों का आप सबको पता है, मतलब ये ऑन द मिलिट्री स्टैंड हम कह सकते हैं कि कब कौन सा मिसाइल कब क्या करें किसी को कोई भरोसा नहीं है। चाइना अपना पूरा भयंकर वाली आर्मी बना ही चुकी है ऑलरेडी, कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किया किसी को नहीं पता। तो ओवरऑल प्लस कभी रशिया यूक्रेन हो जा रहा है, कभी डोनाल्ड ट्रम्प भाई आके टैरिफ की बात करते हैं। तो ग्लोबल अनसर्टनिटीज इतनी बढ़ गई हैं, तो जब भी मार्केट में, ये आपने MBA में जरूर पढ़ा होगा, अनसर्टनिटीज जब भी होती हैं तो बड़ा निवेशक गोल्ड में पैसा लगाता है। अब जब बड़ा निवेशक पैसा लगाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़नी है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेज सबसे ज्यादा है आज के टाइम पे, अगर आप देखें
देखेंगे तो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों यूजर्स ज्यादा है, तो इसके चक्कर में क्या हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर भी जा रहा है। रही बात आपने जो क्रिप्टो की बात करी है, बिटकॉइन की, हाल फिलहाल में ऑब्वियसली एक जो डिप आया था, बट ये मैं कहता हूँ एक स्ट्रेटेजिक डिप था, आना ही था, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे चल रहा था उस समय में बिटकॉइन हो गया, इथेरियम होगा, सोलाना हो गया, कहीं ना कहीं एक ट्रिगर आता है, उसके बाद उसको गिरना था। बट ओवरऑल देखिए, एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट 2008 से अगर अभी तक टिक रहा है तो ये कोई स्कैम तो नहीं है, लेट्स फेस इट। देखिए भारत में कुछ चीजें अलग है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीडीए के हिसाब से लेते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट के हिसाब से लेते हैं, तो 30% का टैक्स, 1% का टीडीएस, एक्सचेंज, ये सब वो सारी चीजें लगती हैं। उसमें भी अगर आप लोग फ्यूचर्स में कर लेते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन में, तो वो तो खैर आप एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन मोटा मोटी भारत का सिनेरियो छोड़िए, अगर ओवरऑल देखें, इतना होने के बाद भी हम सेकंड लार्जेस्ट होल्डर तो हो ही चुके हैं क्रिप्टो में, अगर बिटकॉइन की बात करें, तो ये एक चीज, सीधी सीधी चीज दिखा रही है कि वो जो हम पहले इनवर्स कोरिलेशन निकालते थे, आज के समय पे चीजें बदल गई। आज के समय पे मार्केट हो गया अमीबा की तरह, अमीबा जिस हिसाब से अपना शेप हर दिन बदलता है, उसी हिसाब से बाजार भी बदल रहे हैं। तो दीपक भाई, टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि ये सारी चीजें ऊपर क्यों जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों का मास इंटरेस्ट है। लेकिन पूजा जी, आपकी इस चीज को मैं संक्षेप में आंसर देता हूँ कि लोग अब सोच रहे होंगे कि अभिषेक भाई 2026 में क्या लग रहा है। अभी अगर आप देखें मार्केट का जो पी चल रहा है, निफ्टी के पी के हिसाब से बोल रहा हूं, वो 22.5 22.6 के आसपास चल रहा है। लास्ट 20 साल की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं दीपक भाई, तो एक चीज देखी गई है कि मार्केट 22 के ऊपर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होता है, लेकिन ओवर स्ट्रेच होता है 26 और 28 के आसपास, 26 27 के आसपास। 2008 के टाइम पे 27 28 के आसपास पहुंच गया था, 2020 में ऑलमोस्ट 24 25 के आसपास दिख रहा था जब ये डिप आ गया। और इसी तरह से आप देखेंगे तो पहली चीज है, अभी तक हम उतने ज्यादा, हम नंबर्स की बात करें, उतने ज्यादा वैल्यूड नहीं हुए, वहां पर कंफर्ट है। दूसरी चीज है, आप ये चीज देखेंगे कि जब भी बहुत बड़ा डर का माहौल होता है, विक्स एकदम स्काई रॉकेटेड रहता है। अभी हाल फिलहाल पे वो सिग्नल आपको नहीं दिख रहे। विक्स हम जब बात कर रहे हैं 12 13 11 से 13 के बीच के अंदर घूम रहा है, विच इज वेरी कंफर्टेबल। मतलब ये दिखा रहा है कि मार्केट को अभी किसी चीज का डर ही नहीं है, मार्केट मान के चल रहा है कि सारी चीजें यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है। बट विद दैट बीइंग सेड, आप एक चीज इंटरेस्टिंग नोट करें, मैं लोगों को चाहूंगा कमेंट्स में वो बताया अगर वो ये फील कर रहे हैं कि हमने हाल फिलहाल में, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने मार्केट को ऑल टाइम हाई लगाते हुए देखा, करेक्ट, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे नहीं है, बिल्कुल गिरे भी पड़े, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इंडेक्स में नहीं। एग्जैक्टली तो आप देखिए ये इंडेक्स मैनेजमेंट एग्जैक्टली हो रहा है, क्योंकि आज अगर हमारे निफ्टी को हिलाना है, बुरा मत मानिए, लेकिन केवल 5 स्टॉक्स को लेकर आप आराम से पूरे निफ्टी को मैनेज करके रख सकते हैं। मेरे सिंपल, ख्याल से तो 5 भी नहीं है, एचडीएफसी, HDFC, एसबीआई, रिलायंस, रिलायंस और टीसीएस। TCS, कभी कभार इन्फोसिस को कर लेते हैं, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, है 4 बट कभी कभी 5। तो आप सोचो, आपके बाकी सारे स्टॉक्स गिरे भी पड़े रहे, आप इन 5 स्टॉक्स को घुमाते रहो, किसी दिन 2 को घुमा दिया, किसी दिन 1 को घुमा दिया, आपका इंडेक्स वहां पर बैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, ये इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज आप देखिए, अभी मार्केट ना 2008, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या 2008 जैसा क्रैश आएगा, नहीं आएगा। अभी का मार्केट मेरे हिसाब से 2018 और 19 के हिसाब से चल रहा है दीपक भाई, और आपको याद होगा 2018 और 19 में स्मॉल कैप की हालत खराब हो रही थी, स्मॉल कैप वहां पे गिर रहे थे, अलग अलग चीजें आ रही थी। अभी भी हाल फिलहाल में देखिए, सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो में पेन लोगों के स्मॉल कैप और मिड कैप में जा रहे हैं कि भाई ऊपर के लेवल से 40-50% गिरा पड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति, तभी आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखिए कि अभी जो मार्केट इतना बड़ा रैली हुआ, सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन उसी समय पे खबर क्या आती है कि हमारे देश के सबसे बड़े बड़े बिलियनर इन्वेस्टर्स, विजय केडिया साहब का पोर्टफोलियो 30% डाउन है, मुकुल अग्रवाल जी, यूट्यूब वाले नहीं, जो ओरिजिनल वाले यहाँ पर है, इन्वेस्टर है, उनका पोर्टफोलियो 25% डाउन है। अब इस तरह से अगर आप नोटिस कीजिए तो आपको क्या दिख रहा है, इन सब के पोर्टफोलियो, डॉली जी जो बताया जाता है, डॉली खन्ना, उनका पोर्टफोलियो 28% डाउन है। क्यों? क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में मेजरली स्मॉल कैप और मिड कैप है। तो स्मॉल कैप जब भागता है, आपको भी पता है दीपक भाई, जब वो रैली आती है पूजा जी, आपको पता है वो कब 5 गुना 6 गुना हो जाए, पर गिरेगा भी तो उसी स्पीड में। तो अभी हाल फिलहाल के लिए अगर 2026 की मेरे हिसाब से गाइडेंस आप देखी जाए, तो ये माहौल बना के रखेंगे। ओकेजनल एक डिप आ सकता है, क्योंकि दूसरा डेटा पॉइंट क्या कहता है, ये अब लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। 2026 में सबसे ज्यादा अगर खतरा होगा तो वो होगा जनवरी से मार्च के बीच में, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि मार्केट अगर करेक्ट करता है अपने लेवल से 5 से 8% भी, मैं 20% की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो वाला तो नहीं होगा। मतलब अभी अगर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि अभी वो 20%, कोरोना का क्राइसिस आ जाएगा, हर 8-10 साल में एक बार उस तरह की चीजें होती है, 2008 हुआ, 2020 हुआ, तो अभी टाइम है। पर वो 5-7% का जो वो सडन डिप आता है ना, वो 2 चीजों से आती है। तो एक सडन न्यूज आ गया, डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ वापस कुछ ऐसा कर दिया कि भैया अनइमेजिनेबल हो, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, उनका डिमाइस हो गया, या तीसरी चीज क्या हो गई, कोई ऐसी अननोन न्यूज आ गई, तो वो जनवरी टू मार्च के बीच में ही आएगी। क्योंकि आप नोटिस करो, रशिया यूक्रेन
फरवरी हुआ था। अगर हम जो एशियन क्राइसिस हुआ था वो जुलाई अगस्त में देखा गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिखा था जनवरी टू मार्च के बीच में। फिर उसके बाद जो करेंसी क्राइसिस की मैं बात कर रहा हूँ वो हुआ था 1987 के आसपास हुआ था, वो भी इसी बीच में हुआ था। तो आप मोटा मोटी सारे आप जब देखेंगे ना तो सारा इम्पैक्ट ये आता है जनवरी टू मार्च। इसलिए जनवरी और आप 2025 में भी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा तो वो जो हल्का फुल्का जो डिप आया था, जो आप देख रहे हो ऊपर से मार्केट 15% अपने लेवल से करेक्ट हुआ था, वो भी 2025 के स्टार्टिंग। तो मेरा सिंपल सा भैया 2026 के जनवरी से मार्च में एग्रेसिव होके कृपया करके पोजीशंस ना बनाए, एज सिंपल एज दैट। चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे कहीं पर हो, शांति से बैठो, एंजॉय करो, प्रॉफिट लॉक करके बैठो, हल्का फुल्का इन्वेस्टेड हो। दैट इज माय स्टोरी। अभिषेक एक चीज बताइए, कुछ लोग मैं आजकल देख रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं देने लगे हैं कि जनवरी में ये होगा, फरवरी में ये होगा, फलाने में ये होगा, ढिमकाने में ये होगा। तो अब पैसा कोई एक आदमी तो लगा नहीं रहा है। अगर केवल मेरे को ही लगाना हो 1 लाख करोड़ तो भैया मैंने अपने पंडित वंडित सब पूछ लिया। लेकिन यहाँ तो मासेस लगा रहे हैं, और जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 5 करोड़ लोग पैसा लगा रहे हैं, अब उनमें से हो सकता है कोई एरीज हो, कोई कैप्रिकॉर्न हो, कोई सिंह राशि हो, कोई मिथुन राशि हो, कोई फलानी जो भी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो क्या ये सारी राशियां एक साथ पैसे लगाती हैं और अलग अलग ये मतलब एस्ट्रोलॉजी कितना देखिए कितना वो है? इस पे इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ है जेन्युइन जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम और आप मिले भी हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के बीच में ना ये एक चीज होती है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टॉक मार्केट का। उसमें क्या हुआ था, 5 प्रोफेसर्स को बिठाया गया और 5 बंदरों को बिठाया गया, और उनको बोला गया था कि भैया बोर्ड पे जाके तुम किसी भी स्टॉक के ऊपर जाके ऐसा हाथ रख दो और 5 साल में देखेंगे कौन सा वो परफॉर्म करेगा। सारे जो ये प्रोफेसर्स लोग थे वो लोग बोले भाई पूरे एनालिसिस कर रहे हैं, पी ये वो दुनिया भर की चीजें निकाल के उन्होंने स्टॉक्स किया, और बंदर तो बेचारा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जहां के जाके हाथ रखा। 5 साल बाद बंदर वाले प्रॉफिटेबल रिटर्न्स में थे और ये लोग लॉस के रिटर्न में थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखिए, अगर आंख में पट्टी बांध कर आप 100 प्रिडिक्शंस कर देंगे, कोई ना कोई सही हो ही जाएगी। आपको हैरानी की बात होगी, हम रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब की बात कर रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड नामक किताब लिखी हुई है। 1.6 बिलियन डॉलर के कर्जे में जो व्यक्ति हैं, उन्होंने लास्ट 16 साल में 11 बार कैश क्रैश प्रिडिक्ट किया। 16 साल में 11 बार क्रैश प्रिडिक्ट किया। माइकल बूरी, एक बहुत फेमस मूवी है बिग शॉट नाम की, आप लोगों को बता दूं कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा का मुनाफा बनाया था जब मार्केट गिरा था, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किए हुए थे। अब तब से लोगों को लग रहा है कि माइकल बूरी ने, भाई साहब ने बोल दिया तो भैया पैसा बनेगा। 2008 से लेकर 2026 के बीच में उन्होंने 17 बार कह दिया कि मार्केट क्रैश होने वाला, 30% जाएगा, 30%। इस बार ये हालत हो गई, हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने वापस शॉर्ट करके बैठे थे। उन्होंने बोला था एआई एक बबल है, सब कुछ गिर जाएगा, मैं एनवीडिया को शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं अमेजोन सब शॉर्ट कर रहा हूँ, और लिटरली अब उनका खत एक आया कि भाई मैं अपना फंड बंद कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा सब ऊपर जा रहे हैं। और बढ़िया बात है, जिस दिन खत किया और जिस दिन फंड बंद किया उस दिन मार्केट टिप हुआ थोड़ा सा। तो अब आप कहिए, मेरा सिंबल सा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल, हम भी मानते हैं कुछ हद तक अपने इसमें, लेकिन ये सारी चीजें, एक एक रिसर्च की गई, उसमें ये बताया गया कि 26 टॉप एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस देखी गई ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स, और उसमें एक्यूरेसी निकाली गई, 22% की एक्यूरेसी निकल रही है। टॉप एस्ट्रोलॉजर्स की हम बात करें 22%, तो कहीं ना कहीं 50-50 वाली बात हो जाती है दीपक भाई। अब मैं सिंपल सा, मैं आपके चैनल पे आज बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूं, कमेंट्स में लोग 1 साल आके बाद बता दे कि मैं गलत हुआ कि नहीं हुआ। अगले 1 साल में इंडिया में क्या क्या होगा मैं बताता हूं। अगले 1 साल में इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रैली होगा, दूसरा एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का एंड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी जिसपे बहुत सारे लोग रोएंगे, एक बहुत बड़ी रैली होगी। तीसरा, एक सिटी होगी जहां पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसमें कि और भी ज्यादा लोग मर जाएंगे, 17 लाख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। चौथी चीज, स्टॉक मार्केट एक दिन अचानक से डिप हो जाएगी। पांचवी, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में सुसाइड करेंगे। लिख के बता देना, 2026 की प्रेडिक्शन है। कुछ ना कुछ तो होगा ही इनमें से। बस यही वाली चीज है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप ब्लाइंड कुछ वो बताइए विथ डेटा। जैसे अभी हमने जो बात करी, हम प्रोबेबिलिटी पे बात करें ना, कि जनवरी टू मार्च के बीच में डिप्स देखे जाते हैं, हम उस पे बात करें, हम पी की बात करें, तो एक होता है कि आप बहुत सारी चीजें बता बता के ये कर दे। अब क्या होता है, लोग ना बड़ा आउटलायर एग्जांपल ले लेते हैं, वो बोलेंगे कि मिलियनर्स जो होते हैं वो एनालिसिस करते हैं, बिलियनर्स, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने एक बार कह दिया कि बिलियनर्स जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प लेते हैं। मैंने आज तक पूरी जेपी मॉर्गन की जीवनी पढ़ी, उन्होंने आज तक कहीं उसमें नहीं लिखा कि मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से मिला।
वो तो भैया अलग अलग अपने षड्यंत्र बनाते थे, क्या क्या चीजें करते रहते। उस जमाने में तो बहुत कुछ चीजें चलती थी, रॉकफेलर्स और ये जेपी मॉर्गन। टाइटैनिक भी उसी का टाइटैनिक हिस्सा भी, है, बिल्कुल जो हमने पढ़ा है। बिल्कुल। तो आप खुद सोचिए कि ये सब बोलने की बात है, हमारा बहुत रिस्पेक्ट है सारे सभी उन लोगों को, न्यूमरो, एस्ट्रो, ये सारे। बट यार 2 प्लेनेट को देख के अगर आप ये बताने की कोशिश करो कि आज इन्फो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, मैं दिन के 10 वो दूंगा ना एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, 2 तो मेरे सही होनी है, और मैं उस 2 को लेके हर जगह ढिंडोरा पीटूंगा। ये तो वही बात होगी जैसे मीडिया जब स्टॉक बताती है, जो चल जाता है 5 बताया वो पूरे दिन उसी का ही हल्ला मचता रहता है, बिल्कुल। और जो नहीं चलता उसमें कोई बात ही नहीं होती है। एग्जैक्टली तभी आप देखिए ना कि अचानक से बड़े बड़े मीडिया पर्सनैलिटीज का इस साल हमने दीपक भाई देखा हुआ है ना कि किस प्रकार से वो जिन जो लोग ढिंडोरा पीटते थे उनके पीछे रेगुलेटर पड़ गए, और उसके बाद पता लगा भाई ढिंडोरा कहाँ से पीट रहे हैं, तो कमाया ऑडियंस ने, कमाया नहीं, लेकिन इनके घर वालों ने तो अच्छा खासा कमाया दूसरे दूसरे अकाउंट में लेके। तो पॉइंट है कि मेरे हिसाब से लोगों को इतना ज्यादा ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, एनालिसिस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटीड कोई पैसा नहीं बना सकता। मैं बताता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ये मेरा अनुभव है, और मेरे हिसाब से आप लोग भी इस पे एग्री करेंगे। आप कोई अगर आज स्टॉक ले रहे हैं, कोई ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं, आपको 100% नहीं पता वो ऑप्शन जीरो होगा, आप प्रोबेबिलिटी से कर रहे हैं कि 70% ये जीरो होगा, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है, ये लेवल पे रहा तो ये जीरो होगा। 100% तो आप भी नहीं कह सकते, तभी तो स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, तभी तो हम एग्जिट की बात करते हैं। तो यही मैंने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से सीखा है, गारंटी जैसी स्टॉक मार्केट में कोई चीज नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है। और जो भी आपको कहे कि 99% गारंटीड प्रॉफिट यहाँ पर है, तो सबसे पहले उसको 2 चांटे मारो और उसको अनफॉलो कर दो, सिंपल यही चीज। दोस्तों, मैं एज ए पर्सन, एज ए ट्रेडर, स्टॉक्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। ये एक डिस्क्लेमर है। मैं इंडेक्स पे यकीन करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स मैंने पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल का चार्ट देखा है। हर साल 12-15% बढ़ जाता है, किसी में साल 20% माइनस भी है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर साल बढ़ जाता है, लेकिन अगर बढ़ नहीं रहा होता तो निफ्टी 100 वाली 26,000 आती नहीं। तो हमारे पास एक ट्रैक रिकॉर्ड करेक्ट। है। लेकिन कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आई जो 4-4, 5-5, मैंने तो 16,000 वाली कंपनी को भी 10 रुपए में ट्रेड, क्या 10 पैसे में ट्रेड होते देखा है। तो इसलिए मेरा यकीन थोड़ा स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स पे कम है, और ये ना, इंडेक्स पे ज्यादा है। ये अनुभव से ही आएगा दीपक भाई। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बढ़िया चीज होती है जो मैं मानता हूँ, कि स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के लोग आते हैं। एक वो आते हैं जिनको जल्दी पैसा बनाना है, और एक वो होते हैं कि भाई हम समय के साथ बनाएंगे। जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं वो 30 साल में जल्दी पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, और जो आराम से कमाना चाहते हैं वो 20 साल में कमा लेते हैं। क्योंकि जो जल्दी कमाने वाला है 10 साल तो जल्दी कमाने में लगा रहता है ना, फिर उसको समझ में आता है एट द एंड तो अपन को पहले लेवल पे जाना है, तो वो फिर 20 साल लगाता है। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग अगर धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग, जिसको 8वां वंडर कहते हैं, आप सिंपल सी बात करो, मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ पावर ऑफ 72 सीख लो। जितना परसेंटेज आप बनाओगे 72 से डिवाइड कर लो। अगर आप 20% सोचते हो कि मैं सालाना स्टॉक मार्केट से बना सकता हूँ, तो आप अपने पैसे को 3 से 3.5 गुना, तो हर 3 साढ़े 3 साल में आपका पैसा डबल होगा। तो आज अगर आप 1 लाख लेके आए हो, तो 3.5 साल में उसको 2 लाख, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से फिर आप 1 करोड़ बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको 20% हर महीने बना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम ये भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट लीनियर फैशन में कभी भी रिटर्न नहीं देता, वो ऊपर नीचे फिर ऐसे। अंत में तो इंसान और मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन वो डिप के लिए क्या आप तैयार हो। इसलिए मैं दीपक भाई की इस चीज पे रिस्पेक्ट करता हूँ। जब दीपक भाई पब्लिक को बोलते हैं, मैंने बहुत अक्सर लोगों को ये नोटिस करा है, मेरे को बाहर जब लोग मिलते हैं कभी पार्टी वार्टी में, कि दीपक सर तो सीधे बोल देते हैं जब तक इतने लाख ना हो तब तक स्टॉक मार्केट में वो नहीं आना चाहिए, भाई तुम तो SIP करो। वो क्या गलत कह रहे हैं? क्योंकि आप सिंपल सा देखो ना, जिम साइमंस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर जो अब नहीं रहे हैं, उनने 66% का रिटर्न बनाया था CAGR, ठीक है, 66%। वॉरेन बफेट सर को भी इस ट्रेडर ने पीछे छोड़ दिया भैया 70,000 करोड़ बना के। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर उनका 66%, वो दुनिया के टॉप 0.001% है। मैं मान लेता हूँ आप भी जिम साइमंस हो, जो देख रहा है वो जिम साइमंस है, तो 66%। अगर कोई बंदा बोलेगा मैं फुल टाइम ट्रेडर बन रहा हूँ 1 लाख रुपए के कैपिटल से, आप जिम साइमंस भी बनोगे तो साल का 66,000 बनता है, और महीने का आपका कितना बन रहा है? 5 से 6,000 रुपए। 5 से 6,000 रुपए में आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर छोड़ो, आप भोपाल में रुक के बता दो। तो जो दीपक भाई कह रहे हैं कि भाई क्यों, उसका लॉजिक आप समझो ना, कि इसलिए कैपिटल जरूरी है। लेकिन वहीं पर कुछ अतरंगी आजकल 15-15, 16-16 साल के बच्चे आ जाएंगे, वो बढ़िया देखो गाइज मैंने ये खरीद ली, वो खरीद लिया, ये गाड़ी फलाना वलाना ये करके कर दिया। दुबई की एक गाड़ी दिखा देंगे जिसका नंबर प्लेट सबका सेम होता है, सबका पता सेम नहीं, होता है। सबका सेम है, सबका सेम। मतलब हमको, मेरे को तो लेजिट अपन को दुबई जाके चेक करना पड़ा कि वहीं पर वैसी गाड़ी मिलती है क्या। लेकिन फिर पता लगता है कि भैया ये एक ही जगह से भाड़ा लिया जा रहा है। और ऑडेसिटी देखिए, लोग डेबिट कार्ड जाके वहां पर ट्रेडर लोग स्वाइप कर रहे हैं, और उनको 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी डेबिट कार्ड में मिल जा रही है। अब आप बताइए,
और बोलते हैं कि देखो भाई हमारे पास MX का डब्बा है। तो ये सब देखा दाखी शोशाबाजी में पूजा नहीं जी एंड पढ़ना दीपक है। जी नहीं पड़ना है। मैं कहता हूँ आज के समय पे इससे बड़ा कोई स्कैम है ही नहीं। लोग लोग आपके और हम लोगों के टाइम पे एक कंसेप्ट फॉलो करते थे, उसको कहते थे डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हर चीज का मजा करो, लेकिन अभी पहले अपने उतनी हैसियत बना लो, फिर आप उस चीज का मजा करो। अब लोगों का हो गया 100 रुपए कमाएंगे ना, 90 रुपए आज ही उड़ा। एक और चीज़ है अभिषेक, मैं अपनी हर उसमें कहता भी हूँ कि आप इसको ना पार्ट टाइम कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग करो। वो आप चाहे 1000 से कर लो, 2000 से परफेक्ट, कर लो, 5000, 1 लाख, जो आपके पास यथानुसार पैसे हैं उससे कर लो। बिल्कुल लेकिन अगर आप ट्रेडर बनने आए हो तो ट्रेडर का मतलब होता है कि फुल टाइम जॉब है। अब आप कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 20,000, 50,000, 1 लाख में शुरू कर सकते हो? बिल्कुल सही बात आज हम दिल्ली में बैठे हैं भाई, एक अगर कार्ट लगा के काम करना है ना, तो भी 2-3 लाख रुपए लगते है। हैं। बिल्कुल कार्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे ठेला बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल ठेला, ठीक है जी। कुछ सामान लोगे, इन्वेंटरी रखोगे, अच्छी पैकिंग रखोगे, दोना पत्तल लाओगे, कार्ट खरीदोगे, कार्ट ही कौन सी सस्ती बन गई है। सही बात है, तो बिल्कुल कुल सही। मिला के बात क्या है, लोगों को चाहिए भैया 50,000 लेके आओ। अरे 50,000 में तुम कहाँ बेच सकते हो एक लॉट? बाइंग कर सकते हो, लेकिन वो 50,000 कितनी दफा मार्केट को दे दोगे? ये आपने, हमने, सबने उस सही बात है, 2017 से हम ट्विटर पे भी है बिल्कुल बिल्कुल देख और ही लिया देख ही रहे हैं सब। अभिषेक जी की बात सही है, 50,000 लाख रुपए लगा के अगर 100% भी रिटर्न आ गई तो भी घर खर्च नहीं चल नहीं सकता है। चलेगा। और आप प्रेशर सोचो ना, आप लोग एक चीज नोटिस करो, हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आके जुआ है, लोग सुसाइड करते हैं। ये ज्यादातर अगर आप प्रोफाइल देखेंगे क्या होता है, इनकी एक लिमिटेड इनकम रहती है, उस पूरे इनकम को ये लोग लगा लेते हैं इस उम्मीद से कि रोज मार्केट से रिटर्न बनाएंगे। आपको और हमको तो पता है कि रोज नहीं पॉसिबल है। अभी अभिषेक, इट इज वेरी पेनफुल, अभी एक बंदा और उसकी वाइफ ऑफिस ही चले आए, ओके। कहीं से एड्रेस वगैरह जी निकाल जी। लिया, एंड द वाइफ वाज एक्चुअली क्राइंग। मतलब क्राइंग भी एक तो होता है कि मतलब मगरमच्छी टाइप आंसू, लेकिन शी वाज एक्चुअली लेजिट। क्राइंग। ओके। भाई साहब ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए का लॉस ले लिया। चलो यहाँ भी समझ आती है ठीक है। कि लॉस ले लिया, तो मुझे लगा ऑप्शन वॉप्शन कुछ तो समझ आ ही गई होगी कहाँ लॉस लिया है। कलर ट्रेडिंग में लॉस। अब अब मतलब जुए का भी लेवल देखो आप, तो ये यही यही हो ना, ये ग्रीड ही है। ग्रीड है। यही शब्द है, ग्रीड है। अभी आपने अखबार में देखा होगा, आपने भी पूजा जी देखा होगा कि एक कपल का दिखाया है 36 करोड़ का रुपए का नुकसान हो गया है। 4 साल से उनको ट्रेडिंग का नुकसान हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि उनको ग्रीड दिखाया जा रहा था। कोई एडवाइजर था, बोल रहा था आपका पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है। बाद में पता लगा वो ऐप ही नकली है। एक बहुत फेमस ब्रोकर है, उसका ऐप करके बता रहे थे, और उनको तब पता लगा कि 36 करोड़ रुपए उड़ गए। 36 करोड़, उनकी लाइफ टाइम की पूरी इनकम, सब कुछ उड़ गया। और 36 करोड़ तो किसी की लाइफ टाइम की इनकम होना एक होना बहुत भी बहुत बड़ी, बड़ी बात है। कुछ नहीं करो तो 36 करोड़ एग्जैक्टली। की एफडी करा दोगे ना तो खा लोगे बैठ के वो आराम से। तो ग्रीड फॉर द लैक ऑफ द एक बेट। अभी मैं डायलॉग सुन रहा था, किसी ने बोला है कि जितना आप कमाना चाहते हो उससे ज्यादा तुम खो के बैठे हैं। सही बात है, सही बात है, बहुत सही बात है। तो यार लोग अगर अपने इस ग्रीड पे डिसिप्लिन नहीं लगाएंगे ना, तो वो चाहे कुछ भी कर ले, उनको नुकसान होना ही होना है। तो ये आपके अंदर ही होना चाहिए, और इसलिए इसमें बहुत पिवटल रोल होता है वाइफ्स का। मैं कहना चाहूंगा इस चीज को, अगर मैरिड जो लोग हैं, वाइफ्स को कभी कभार एक्चुअल में, क्योंकि वही वो है जो एक समय पे स्टॉप कर सकती हैं अपने हस्बैंड्स को। लेकिन क्या होता है कि घरों में हमने अक्सर देखा है, फाइनेंस का जो मैटर होता है ना, हस्बैंड और वाइफ डिस्कस नहीं करते। क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन में इनग्रेन्ड है कि फाइनेंस मतलब सब कुछ हस्बैंड देखेगा, और फीमेल को इंटरेक्ट ही नहीं करना। गलत है। क्योंकि हस्बैंड जब उस लूप में फंस जाता है, जैसे दीपक भाई, हम नाम नहीं लेते हैं, आपके और हमारे एक परिचित हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक बहुत बड़े लूप में फंस गए हैं, मतलब एक लॉस करते 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 एक वो है। आपको जान के हैरान होगा, उनके वाइफ को नहीं पता आज तक। यस। तो आप सोचो, और मैं तो मिला हूं उनके वाइफ से, मैं उनके वाइफ को जानता हूँ कि उनके वाइफ ने बताया था एक टाइम पहले, बहुत पहले, कुछ 1 लाख रुपए का कुछ इधर उधर हुआ था, उसमें इतना टोका था कि वो चीज रुकी थी। तो आप सोचो, अगर ये एक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन हो, तो चीजें वहां तक बढ़ेंगी नहीं। तो मैं कहूंगा कि वो चीज हो। आजकल काफी ब्रोकर स्किल स्विच और ये सारी चीजें ला रहे हैं, बट मेन चीज है ग्रीड। ग्रीड आपको डुबा के ही रहेगा। बहुत सारे लोग, विजय केडिया सर इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में 10 साल सिर्फ पैसे गवाए। फिर उनको समझ में आया भाई मेरा फोटे नहीं है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करके पैसा बनाऊंगा, और आज देखिए
1000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने बना ली उस चीज से। तो हमें इनसे सीखना पड़ेगा कि भाई ग्रीड हमको छोड़नी पड़ेगी। दीपक भाई, आप भी जो एक लेवल से ऊपर गए तभी बड़े हो गए जब आपने अपने ग्रीड को बिल्कुल कंट्रोल सही। किया है। पूजा जी, आपका भी सेम ही होगा, सबका सेम है। लॉसेस सब लेते हैं लेकिन अकल आ जानी चाहिए टाइमली। एग्जैक्टली, और नहीं आई तो वो आप ना, सबसे ज्यादा लोग आज पर फंस रहे हैं डेट ट्रैप में। इधर से कर्जा, इधर से कर्जा, इधर से कर्जा, और वो कर्जा इधर तक आ जाता है क्योंकि इंसान को ये लगता है। और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा, आपको भी बहुत डीएम आते होंगे दीपक भाई, आपको भी आते होंगे पूजा जी, मेरा लॉस हो गया, आप बस मेरे को 50,000 दे दो, मैं आपको उससे ज्यादा बना के दे दूंगा। सीरियस, अब मेरे को लगता है कि अरे आप कैसे मांग सकते हो पैसे? भैया 50,000 मांग रहे हो, यहाँ हम अपने किसी नोन को मांगते हुए नो, 4 बार सोचेंगे। सर अभी कल मेरे लिंक्डइन पे एक मैसेज था। वैसे मैं लिंक्डइन देखता नहीं हूँ, टीवी देखती है, बट पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही आई ठीक है। हैड सम टाइम, तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। तो एक श्रीमान जी ने बड़ी अच्छी उसमें बात लिखी कि सर मैंने 10 लाख से शुरू किया था और मैंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए बना लिए। क्या बात बहुत है, अच्छा, बहुत मतलब बढ़िया, वेरी कंसिस्टेंट फिगर वेरी गुड। यहाँ तक की लाइन में। फिर उन्होंने कहा सर एक ही दिन में मेरा 1 करोड़ 40 लाख रुपया कुल 8 लाख रुपए। मैंने कहा भाई वेरी सैड। मैंने दूसरी लाइन पढ़ी तो मैं सैड हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सर मैंने फिर एक बार शुरू किया क्योंकि मुझे आता तो था ही, मैंने फिर से 2.5 करोड़ रुपए बना लिए। क्या बात मैंने कहा जी बहुत अच्छा, मतलब मैंने कहा यार चलो झटका ले रहा है लेकिन इसे काम आता है। हमें सिखा दो। हाँ, ये तो बहुत फिर अच्छा है। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि सर मेरा 2.5 करोड़ रुपया जो था, आज की तारीख में मेरे पिताजी की कोठी बिक चुकी है, मेरा घर बिक गया है, मैं 15 करोड़ के दैट ट्रैप में हूँ। 15 करोड़ के। Shit. मैंने कहा जी आप क्या कर रहे थे? अब मेरी जिज्ञासा जागी। बोले मैं लोगों का भी पैसा मैनेज कर रहा था, अपना भी कर रहा था। फिर मेरे को ये तो पता ही था कि मैं जीरो से शुरू होकर 2.5-3 करोड़ तक पहुंच जाता हूँ। मैंने लोन ले लिया, वो मेरा नहीं चला। अब मैंने कहा जी आपको मेरे से क्या चाहिए? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, इंटेंशन हाँ। ऑफ दिस मैसेज? बोला सर अगर आप मुझे कहीं से फंडिंग दिला दें। तो मैंने कहा बेटा अभी तो तू ही मेरे को मेल लिख रहा है, पता लगा मेरे को भी मेल लिखनी पड़ गई कि भैया मुझे माफ करो। पता चला मुझे मैसेज आ रहे हैं। हाँ, तो मतलब पीपल आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तुम्हारी कोठी बिक गई पापा की, तुम सड़क पे आ गए, अगेन यू आर डूइंग ऑल दिस। मेन वही चीज है तो दीपक ये भाई। क्या है? ये बाइंग का जो नशा है, ये ग्रीड, मतलब इट इज इवन वर्स देन एनी अदर इंटॉक्सिकेशन। ये बिल्कुल सही है। और अगर किसी को ट्रेडिंग का नशा छोड़ना, पहली बात तो नहीं छोड़ सकता, सॉरी टू से। मतलब दुनिया में अगर लोगों को लगता है कोकेन से बड़ा किसी का नशा नहीं, मैं कहता हूँ ट्रेडिंग से बड़ा कोई नशा नहीं। एक बार आपने कोकेन चालू करके एक बार आप छोड़ भी सकते हो। उसके तो रिहैब भी है, रिहैब भी अपने है, तो रिहैब भी नहीं है। रिहैब भी सही बात है। और रिहैब हो भी सही तो पैसा ही नहीं बचेगा रिहैब के लिए। और वो और एक सबसे बड़ा, एक और जो मतलब सबसे ज्यादा मुझे डीएम आते हैं, लिंक्डइन पे आता है, व्हाट्सएप पर आता है, मेरे को लोग मिलते हैं, सर बहुत लॉस हो गया। कितना लॉस है? 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, कईयों का 10 करोड़ है। ठीक है भाई, सीख लोगे तो बना सकते हो, दोबारा हिम्मत करोगे, लेकिन दो चीजें, डिसिप्लिन और सीखना। अब कितना बचा है? सर अब 40,000। अरे तू क्या सोच रहा है 40,000 से 1 करोड़ बना लेगा? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ ना दीपक भाई क्या हो रहा है इसमें, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं बताता हूँ क्या है। अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ एक बंदा आके बताता है कि देखो मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हो गया फॉरेक्स में। पहली बात तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया लीगल नहीं लीगल है। नहीं है, बट चलो ठीक है 2 करोड़ का हो गया। प्लस वो 2 करोड़ जहाँ लॉस बता रहा है वो क्या बोलते हैं, सिमुलेशन या कुछ बोलते हैं ना, सिमुलेशन। सिमुलेशन नकली वाला वो है, उसमें दिखा दिया। पर फिर मैं इसको रिकवर करूंगा, और 2 दिन में वो करके बता रहा है उसी में कि भाई वो डमी ट्रेडिंग जो होता है उसमें उसने 2 का 2.5 करोड़ बना दिया, देखो ये हुआ। अब लोगों को लगता है कि भैया 2 करोड़ उसने नुकसान किया है तो मैं भी लोन वोन लेके अगर मैं 1 करोड़ के नुकसान पे तो मैं कर लूंगा। व्हाट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड, पहला उनको तो सपने बेचे गए, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दीपक भाई, चलो अपना एग्जांपल लेते हैं। आज अगर दीपक भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पूजा जी और आपको 1 करोड़ का मान लेते हैं नुकसान हो गया, कुछ हो गया, अपना 1 करोड़ का नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, 1 करोड़ का हो गया, मुझे 1 करोड़ का हो गया। हमें शायद वो साइकोलॉजिकली उतना इफेक्ट नहीं करेगा, एक आध दिन करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा अपने को परसेंटेज ऑफ आवर नेटवर्थ से देखना चाहिए। आज के टाइम पे वो हो सकता है आपका सिर्फ 2% या 3% है, तो वो हमें नहीं करेगा। लेकिन एक सैलरीड इंसान जो उधार ले लेके इधर से वो कर करके, उसके लिए दीपक भाई वो 1 करोड़ भी बहुत बड़ी चीज है। तो अभी आपने देखा ही होगा, मैंने तो मनी कंट्रोल पे ही पढ़ा था कि किसी ने अपना फर्जी वो दिखाया पोर्टफोलियो, 35-50 करोड़ का पता नहीं कितना था, और लोगों के 25-50 करोड़ रुपए का कुछ स्कैम हो गया। मुझे एग्जैक्ट मैंने वर्डिंग नहीं पढ़ी है लेकिन सुना है।
तो दोस्तों ये सब आप लोगों को एक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए कि जिसको आप पैसा दे रहे हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उसका वाक़ई में क्या ये चीज़ पॉसिबल है? और मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ दोस्तों, अगर कुछ ना समझ में आए, तो अपना पैसा यार अपने हाथ से खोलो ना, कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगी कि भाई अपन ने जो किया वो अपन ने किया। क्यों अपन को किसी को ओनर्स देना है अपनी बर्बादी का? जैसे मतलब लोग कहते हैं, "अरे भाई मैं तो खुद पहाड़ चढ़ जाता, वो उसने मेरा दिमाग वो कर दिया और मैं यहाँ अटक गया।" ऐसा सही नहीं है बात है। दोस्तों, अपनी गलती है, आपकी यही गलती है कि आप नुकसान लेने चले गए कहीं और। बिल्कुल। दीपक जी, मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे हैं। उसमें आप बताते हो कि जो रोल स्ट्रैटेजी का है वो कुल 20% है और माइंडसेट का रोल 80% है। तो इस चीज को कैसे हैंडल करें ताकि लोगों के लॉसेस कम हो और वो अपनी स्किल्स पे ज्यादा वर्क कर पाए? पूजा जी, तुम्हें तो याद ही होगा जब हम 17-18 में स्ट्रगल कर रहे थे, तो कितनी रातें हमने काली करी हैं, कितना हम चार्ट पढ़ते थे, रोज़ एक-एक चीज़ों को देखते थे, एनालाइज़ करते थे। क्योंकि उस वक़्त ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं थी जो हमारी मदद कर सके। लेकिन आज की तारीख में पूजा जी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, और जिसमें से कि एक जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है बुल्स रूम। दोस्तों होता क्या है कि मैं कहीं चार्ट देखने में गलती कर रहा हूँ, तो मेरे साथ एक फ्रेंड होते थे मेरे निशान जी, जो कि मेरी हेल्प करते थे। उसके बाद जब मैं घर आता था तो पूजा जी मेरे को चार्ट पढ़ने में मदद करती थी। कई दफ़ा हमारे झगड़े भी होते थे कि तू सही नहीं है, मैं सही नहीं हूँ, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ़। लेकिन दोस्तों जब आपका साथ आपके ऊपर क्या है, स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि आपको तो अपने लॉसेस को रिकवर करना है। अब लॉसेस भी रिकवर करने हैं, ट्रेडिंग ठीक हो नहीं रही है, चार्ट पढ़ना आ नहीं रहा, तो किसी की मदद लगती है। इसी को कम्युनिटी कहते हैं। इसीलिए ये कम्युनिटी का सिस्टम शुरू हुआ, क्लासरूम का सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप लोग गो विद द फ्लो वाली चीज़ पकड़ लेते हैं। तो बुल्स रूम एक कम्युनिटी है जो कि नोएडा में है। यहाँ पे आप लोग आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स मैंने आज से 8 साल, 10 साल पहले फेस करी, क्योंकि कम्युनिटी नहीं थी। हम लोग कभी कहीं बैठते थे, कभी कहीं बैठते थे। आज बुल्स रूम एक ऐसी जगह है व्हिच इज़ अ कोवर्किंग स्पेस ओनली फॉर ट्रेडर्स। आपका ट्रेडर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप वहाँ पे स्पेस लेना चाहते हैं। और दोस्तों कुल 50 से 100 सीटें हैं। अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीट्स आर फिलिंग वेरी फास्ट। और मैं तो देख के दंग रह गया। 34 इंचेस का वो आपको मॉनिटर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको आना है, अपना सिर्फ लैपटॉप लाना है। डबल स्क्रीन, 3 स्क्रीन आपको साथ में मिलेंगी। यानी कि 34 जब होता है तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हैं 2/3 में। इसके अलावा टीवी लगे हुए हैं कम से कम 10, एसी है, हाई स्पीड इंटरनेट है, 300 एमबीपीएस और 3 जीबीपीएस की लीज़ लाइन भी लगी हुई है। तो दोस्तों हर सुविधा उपलब्ध है जो एक ट्रेडर को चाहिए। आइए अपनी कम्युनिटी खुद डेवलप करिए, खुद एक-दूसरे के साथ सीखिए, और इस बुल्स रूम जो एक मुहिम है, इसको कामयाब आप सब लोगों ने बनाना है, लेकिन केवल आपको बुल्स रूम को कामयाब नहीं बनाना, साथ में आप लोग भी कामयाब होंगे। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज़ में अवेलेबल है, अभी इनॉग्रल डिस्काउंट भी चल रहे हैं। नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग जल्दी आइए और संपर्क करिए द बुल्स रूम। और दोस्तों अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो कमेंट करिए बुल्स रूम, और आपको डिटेल्स मेरी टीम भेज देगी। तो दोस्तों, दीपक जी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आपकी बारी है इसको इम्प्लीमेंट करने की और मिलके ट्रेडिंग करने की। अभिषेक जी, जैसे आप लोग स्कैम्स की बातें कर रहे हो, तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब मार्केट गिरती है तो स्कैम एक्सपोज होता है या स्कैम हो जाता है उसके बाद मार्केट गिरती है? एक्चुअली में हिस्टोरिकली जो देखा गया है, आप देखेंगे कि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट को हर चीज़ पहले से पता रहती है और मार्केट अंदेशा देना शुरू कर देती है। प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ भी हो। अपन हल्के-फुल्के अंश देखते हैं। एक 99,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा का एक स्कैम हुआ था, आईएलएफएस का स्कैम कहते हैं यस, अपने उसपे। वो 2018 आई थिंक, 2018 18। 2018 उस समय पे आप देखो तो मार्केट हौले-हौले थोड़े सिग्नल्स दे रहा था। अचानक से आपको एक दीवान हाउसिंग की कुछ खबरें आने लग गई थी। अचानक से आपको दिख रहा है कि उस समय पे हमारा 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक था, उसके इर्द-गिर्द कुछ खबरें आने लग गई थी। तो मार्केट थोड़ा-थोड़ा सीन दे रहा था, थोड़ा-थोड़ा डिप हो रहा था, ऑलमोस्ट करेक्शन दिखा रहा था। लोग ये भाँप रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और फिर अचानक से रातों-रात वो खबर आई।
जिसमें कि फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, पूरा मैनेजमेंट को रीशफल किया गया, अपने लोग बिठाए गए ताकि रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। उसमें भी हेयर कट बहुत बड़ा था, कुछ 62,000 करोड़ का ही वो चीज़ किया गया था। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मार्केट को अंश पहले से मिला, मार्केट सिग्नल पहले से दे रहा था और उसके बाद स्कैम कहीं न कहीं एक्सपोज़ हुआ और ये हिस्टोरिकली हुआ है। 1992 की अगर अपन बात करें तो 1992 में जब एक स्टॉक 300 से 10,000 पहुँचा दिया गया था हर्षद मेहता जी द्वारा, तो उस समय पे क्या हुआ था कि हर लोग हैरान थे कि भई ये कैसे हो रहा है? लेकिन इनसाइडर्स को ये बिल्कुल खबर थी कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पंप एंड डंप हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इन्फ्लेट कर रहे हैं। उसके बाद जब देख रहे थे कि हर स्टॉक ऊपर भाग रहा है, जिस प्रकार का रिटर्न चल रहा है ये सस्टेनेबल नहीं होगा। तो ये पता सबको था, फिर अचानक से एक पीक आउट हुआ, तो पहले डिप होना थोड़ा बहुत शुरू हुआ, फिर अचानक से वो जो सारे गरिमाएँ बाँधी गई, जो कि आप लोग सीरीज़ में देख सकते हैं स्कैम 1992 में और उसके बाद आप सभी को पता है क्या हुआ। और सेम अगर आप देखते हैं ऑलमोस्ट जो हमारे 2015 और 16 में चाइना से एक क्राइसिस आया था, जिसको चाइनीज़ क्राइसिस बोलते हैं क्योंकि चाइना का मार्केट उस 1 साल में 150% उनका इंडेक्स बढ़ गया था, 150% और अचानक से पहला सिग्नल क्या आया, मार्केट पहले 3% गिरा वहाँ से। तो लोगों को वहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए था, गड़बड़ है, बहुत ओवर वैल्यूड है। लेकिन लोग रुके नहीं, उसके बाद क्या हुआ 28% मार्केट गिरा, 11% और 12%, 3 महीने लगातार गिर गया। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो पूजा जी, आपके सवाल का जवाब सिंपल सा है कि मार्केट जो है ना, वो सुप्रीम है। मार्केट को हर चीज़ पहले से पता होती है। इसका सिंपल सा मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा है कि भाई हर जगह बुलिश, बुलिश, बुलिश बात हो रही है, लेकिन मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहा, मतलब सतर्क हो जाओ, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर सैचुरेशन आ रहा है। दूसरी बात, अगर कोई सेक्टर है जिसको लेके सब लोग पॉजिटिव है लेकिन वहां पर सेलिंग आ रही है, क्योंकि देखिए जो भी खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, न अखबार में पढ़ रहे हैं, न्यूज में पढ़ रहे हैं, वो बासी खबर है। ये सारी खबरें बड़े लोगों को, सेठ लोगों को पहले से पता होती है, लोग अपने पोजीशन पहले से बना के बैठते हैं। हम लोग सिर्फ इनके हाथों की कठपुतली होते हैं, जो आखिरी के 5-10% होते हैं, हम उसको खाने के लिए बैठते हैं, ये लोग 30-40% का वो खा के बैठते हैं। आप खुद सोचिए, 2018 में लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे दीपक भाई, और आप समझ जाएंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। एक स्टॉक था जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता था। एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि इन्होंने अपने प्रमोटर्स को गलत लोन दिया, रातों रात वो 76% फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक गिर गया एक दिन के अंदर। उसी समय पे एक और एनबीएफसी स्टॉक 36% गिर गया एक ही एक दिन में। जी हाँ, सही बता रहे हैं, एक दिन में ये इतने गिर रहे हैं। तो ये क्या हुआ था, वहां पे खबरें ऑलरेडी चल रही थी, मार्केट इसको पनप रहा था। इसमें कोई शायद एक विदेशी बैंक का जी एम्प्लॉयी था, जी जी इफ जी आई एम जी, नॉट मिस्टेकन, बिल्कुल वही बिल्कुल, है ना, वही ये वही वही वाली वही वही वाले व्हाट्सएप मैसेज जो आ व्हाट्सएप, गया था, हाँ, एब्सोल्युटली और वो वायरल हो गया। वायरल हो गया था। तो आप ये चीज़ देखिए कि पहली मार्केट को सारी चीज़ें पता रहती हैं पहले से ही। दूसरी चीज़ पूजा जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट आपको मौके हमेशा देती है कि अपनी चीज़ें बाँध लो, अपनी चीज़ें हर लो। मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने एक बहुत प्यारी किताब लिखी है जिसका नाम है धंधो इन्वेस्टर, उनका नाम है मोनीश पाबराय जी। मोनीश पाबराय जी से एक बार इंटरव्यूअर ने पूछा, पैसे कमाने का तरीका बताओ, बोले मैंने सिर्फ लाइफ में 3 ही चीज़ करी है, कॉपी करा और कॉपी करा और कॉपी करा। किसको? वॉरेन बफेट सर को। उन्होंने कहा उनका एक फ़ॉर्मूला है, वो कहते हैं कि हमेशा जब भी मैं बेट लेता हूँ, बेट मतलब पैसा लगाता हूँ, तो सबसे पहले मैं बहुत कम बेट लेता हूँ। अगर लेता हूँ तो बड़ा साइज़ में लेता हूँ, क्योंकि देखिए बोलना बहुत आसान है, देखो मैंने एक स्टॉक लिया और उसने 800% का रिटर्न दिया। सवाल ये उठता आपने कितना पैसा लगाया था? आपने लगाया ही ₹100 है, तो वो 800 जाए या 8000 कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कितना परसेंटेज आपने लगाया था? तो वो कहते थे मैं सिलेक्टेड स्टॉक्स ही लेता हूँ, बड़ा एक्सपोज़र भी लेता हूँ और डाइवर्सिफ़ाई करता हूँ। ये 3 चीज़ें उन्होंने कही थी। तो मोनीश पाबराय जी ने हमारे देश में एक स्टॉक पे इन्वेस्ट किया हुआ था। उसका नाम था रेन इंडस्ट्री। उन्होंने 22 से 24 के बीच में इसको इन्वेस्ट किया था। आपको अगर ध्यान होगा दीपक भाई, 2017-18 में ये 300 प्लस के आसपास इस लेवल पे यस। चले गया था, ठीक है? तो अब आप देखो वहाँ पर फिर अचानक से करेक्शन आने लग गया था। काफ़ी सारे स्मार्ट इन्वेस्टर निकल गए थे। बट मोनीश भाई रहे विदेश में, यूएसए में रहते हैं। उनको क्या पता था कि इंडिया में क्या-क्या चलता है। तो वो इस भरोसे में रह गए कि भई यहाँ पर जो लोग मैनेजमेंट जो दिखा रहा है वो सही बात होती है। जो बैलेंस शीट है वो सही बात है। इसी चक्कर में वो बेचारे, उनका वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 पे आ गया। ठीक है, वो प्रॉफिट में थे, लेकिन 300 की चीज़ 80 पे आ गई। लेकिन यहाँ के जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे ना, वो वहाँ से निकल गए थे। तो पूजा जी, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्कैम्स पहले आपको अंदेशा दे देते हैं। मार्केट पहले रिएक्ट हल्का-सा करना शुरू होता है और जिस दिन स्कैम बाहर आता है, उस दिन और वायलेंटली करता है। तो मतलब डैमेज, क्रैक्स पहले से होने लग जाते हैं। धम से बिल्डिंग तब गिरती है जिस दिन स्कैम बाहर आ जाता है। तो इसमें सेबी कुछ नहीं करती है? देखिए, मैंने ना अगर आप पुराने ज़माने की फ़िल्म देखते होंगे,
तो उसमें क्या होता था, दिखाते थे कि कोई अपराधी होता था, अपराधी मर्डर कर देता था, चोरी चपाटी कर देता था, वह निकल जाता था और उसके बाद सायरन बज बज के पुलिस वहां पर पहुंचती थी। तो ऐसा कुछ देखा जाता है हमारे देश में दुर्भाग्यवश बहुत बार। लेकिन लेटली हमने एक चीज देखी है कि सेबी का हमको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह के वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेने लग गए हैं वो भी कमेंडेबल है। बिकॉज पहले क्या हो रहा था, अब जैसे आप देखिए कितने सारे वो हुए। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, जो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ, आपको पता होगा। एनएससी का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, कोलोकेशन स्कैम कहते हैं उसमें। उसमें क्या रहता था कि एक सिंपल सा आप लोग समझिए कि हमको जो ट्रेडिंग का डेटा आता है वो 14 से 15 सेकंड डिले आता है किसी भी ब्रोकर में, चाहे आप अपस्टॉक, ज़ेरोधा, एंजल कुछ भी बोलो, 14 से 15 सेकंड। कोलोकेशन में क्या होता था, एक सिस्टम आपका सर्वर के पास लगा रहता है, ये ब्रोकर्स को दिया जाता है। क्यों? कल को अगर मेन सर्वर में कुछ इश्यू आया तो आप यहां से डेटा लो। अब इसमें डेटा आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आ जाता था। तो कुछ ब्रोकर्स ने उस समय पे ऊपर नीचे करके इसी का डेटा लेना शुरू किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों को 15 सेकंड बाद जो डेटा मिल रहा है ना, इन लोगों को 3 सेकंड पहले मिल गया। अब सोचो, खबरें अगर इनको पहले मिल रही है, पोजीशन ये पहले बना ले रहे हैं। ऐसे कर करके 7-7 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा ये हर साल कमाते थे। बाद में एक्सपोज हुआ। इसमें कार्रवाई की गई एनएसए की उस समय की चेयरमैन पे, जिनका नाम था चित्रा। उनको बाय द वे बेस्ट वुमेन बिजनेस अवार्ड और ये सब भी मिला था। हमेशा एक चीज मैंने नोटिस करी है, जो भी फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप हो जाते हैं, स्पेसिफिकली रिचेस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंशियल या फिर बेस्ट इन्फ्लुएंसर और ये सारी चीजें बाद में कभी ना कभी 5-10 साल बाद आ जाता है। विदेश में एक बहुत बड़ा एफटीएक्स का स्कैम हुआ था जिसमें सैम नाम का एक बंदा इन्वॉल्व था, वो भी फोर्ब्स पर्सन ऑफ द ईयर ही था। आईसीआईसीआई की चेयरमैन थी हाँ, वो। वो हाँ भी थी, जो कि मुंबई की एक बहुत विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, मुंबई के कॉलेज से एमबीए करा हुआ है, तो वो भी था। तो ये चीज़ क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो इसमें चित्रा जी को क्या था, जब इनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो इन्होंने सबसे पहले एक बंदे को हायर किया। एनएससी की चेयरमैन ने उस समय पे एक बंदे को हायर किया। उस बंदे की सैलरी थी प्रीवियस जॉब में 16 लाख रुपए। अब स्वाभाविक सी बात है, 16 लाख रुपीस का अगर किसी का पैकेज होगा, नया लेंगे तो आप कितना 20 लाख हाइक भी दे रहे हैं, 24, चलो 32 बोल लो कि भाई एक्सेप्शन 100% कोई देता नहीं है बट दे दे। उसकी सैलरी 1.5 साल के अंदर 1.6 करोड़ हो गई। 1.6 करोड़। ऐसा क्या कर दिया? बाद में जब पता चला तो ये मैडम ने ये चीज कही कि भाई, मेरे एक हिमालय पे बैठे हुए हैं बाबा, योगी बाबा, गुरुजी। गुरुजी, वो गुरुजी मुझे जो जो बोलते थे मैं वही करती थी। अब इन्वेस्टिगेटर परेशान, भैया गुरुजी कौन आ गए जो बता रहे हैं कि इसको प्रमोशन दे दो, ये स्टॉक में ये करवा दो, वो करवा दो। बाद में 100 मेल भी देखे गए और बाद में पता लगा ये जिस व्यक्ति को हायर किया गया था शायद वही वो गुरुजी थे। तो आप सोचिए उस समय पे क्या होता था पूजा जी, कि उस समय पे सेबी भी चीजों को समझ रही थी, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब सेबी बहुत स्मार्ट है। आप आए दिन कुछ चीजें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकली कितनी एडवांस है। हाल फिलहाल पे मैं एक देख रहा था, सेबी को ये तक पता है जियो लोकेशन के हिसाब से कि इंसान सिम कहां पर चला रहा है, कहां से ट्रेड पंच इन हो रहा है और कहां से पंप एंड डंप हो रहा है। तो सेबी आज के टाइम पे स्मार्ट हो रही है। ऑब्वियसली क्या होता है, स्कैमर ज्यादा स्मार्ट होते हैं। सेकेंडली अभी अभिषेक, अभी मैं कल ही एक न्यूज़ देख रहा था, अब सिम बाइंडिंग भी शुरू कर दी है। हाँ, ये तो बहुत भयंकर मतलब चीज इट है। इज़ वेरी गुड। और दूसरा, शायद 31 मार्च के बाद से, जैसे तुम्हारा मोबाइल मान लो तुम्हारी मम्मी के नाम से तुमने ले रखा है, तो अब कॉलर आईडी में तुम्हारी मम्मी का नाम जाएगा, अभिषेक का नहीं अभिषेक का जाएगा। करेक्ट। तो तो इससे क्या होगा कि मतलब यू विल गेट टू नो हु ये जो दीपक वाधवा बन के इम्पर्सोनेट कोई कर भाई रहा है। ये सब जो परेशान किया, आप लोगों के भी बने होंगे मल्टीपल आईडीज। और बे मैं सच में हैरान रहता हूँ, हम लोग इतना चीख चीख के बोलते हैं किसी बाहर वाले को पैसा नहीं देना है, टिप्स मन नहीं देना है। मैं तो रोज जब लाइव जाता हूँ हर एक उसमें डिस्क्लेमर देता हूँ, लेकिन फिर भी। और मजे की बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ, जिसका मुझे इतना दुख है, मतलब आई हैव अ पेन हियर। मेरे अपने चैनल में, मेरे अपने टेलीग्राम चैनल में मात्र 8,000 लोग हैं, और जो फर्जी चल रहे हैं उसमें किसी में 2 लाख, किसी में 4 लाख, किसी में 8 लाख। मतलब लोग क्या देख के वहां जाते हैं, और मैं तो कुछ ऐसी मलाई खिलाता नहीं लोगों को बिल्कुल कि बिल्कुल। भैया 100 रुपए डालो 500 हो जाएगी, या कुछ ऐसा है, कुछ है ही नहीं मेरे वो पास आप ऐसा। बोलो तो आपके भी 8,000 के 8 लेकिन लाख हो मुझे बेचना जाएंगे। ही नहीं है ना भाई कुछ। तो यही चीज अब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्कैमर तो हर दिन नया स्मार्टनेस निकाल लेते हैं पूजा जी। सेबी अपनी पूरी कोशिश करेगा लेकिन स्कैमर अपना नया तरीका निकाल लेता है। आप खुद देखिए ना, अभी हाल फिलहाल में एक स्कैम बाहर आया जिसमें कि एक पूरे घर का कुछ 1-1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब ट्रेल करने की कोशिश की, स्कैमर्स ने 1500 बैंक अकाउंट्स में पैसा इधर उधर बांट के रखा हुआ था।
1500 बैंक अकाउंट। मतलब आप सोचो वो किस लेवल पे सोच रहे हैं। ये जब से एआई आया, एआई जो हमें याद है हम बचपन में एक निबंध लिखते थे, ऐसे लिखते थे, विज्ञान श्राप है या फिर आहा वरदान है। वरदान है। तो ये एक ऐसे ऐसा था कि दोस्त की जगह पापा का नाम लिख दो। हाँ, कर यही बिल चिपका दो, हाँ, बिल्कुल। कट पेस्ट। तो आज एआई क्या कर रहा है? एआई एक जगह पे लोगों को लग रहा है कि भाई काम आसान कर रहा है, लेकिन वहीं पर किसी का भी फेक प्रोफाइल बन के कोई भी सर्विस चल रही है, कोई भी कुछ बेच रहा है। आपका सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आज के समय पे एक कांसेप्ट है डिजिटल अरेस्ट। मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि हम सीबीआई के हैं, हम पुलिस से हैं, हम लॉयर हैं। वो आपको कॉल करेंगे, आपको वीडियो कॉल पे भी लाएँगे, पूरी माहौल बना देंगे। इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं कि आप किसी और को बता नहीं सकते हो। आपने किसी को मेल किया था या किसी को पैसे भेजे थे, हमने वो पकड़ लिया, अब आप पे पेनल्टी लगेगी। पैसे निकाल-निकाल के इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे पूरी दुनिया से काट के, फिर उस व्यक्ति को जब तक समझ में आएगा, यार मेरा तो पूरा कट गया। और अभी मैंने परसों-तरसों ही एक रील देखी है, उसमें एक एसबीआई के रिटायर्ड पर्सन है, जिनको 65 लाख रुपए का ताज़ा-ताज़ा चूना लगा है। सर आपने एसबीआई के चेयरमैन का देखा? मैंने एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को लूटते हुए देख लिया। अब आप बोलिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अगर डिजिटल अरेस्ट में फँस रहे हैं, तो हम लोग तो आम इंसान हैं। तो आज सतर्क होना तो और दोस्तों, इस पॉडकास्ट में चलो बात छिड़ी है, तो एक मैं आप लोगों को वो देता हूँ, वार्निंग या हिदायत या जो मर्ज़ी समझिए। जिस दिन पुलिस के पास आपका नाम आ गया ना, पुलिस घर आके उठा ले जाएगी, फ़ोन करके नहीं फ़ोन बताएगी। करके और वीडियो कॉल तो नहीं करेगी। बिल्कुल ही नहीं करेगी। वीडियो कॉल नहीं करेगी। तो 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, अगर आपको ये सारे नए स्कैम डिजिटल अरेस्ट से बचना है, जो आजकल सबसे ज़्यादा बच रहा है। बैंगलोर जैसी जगह जहाँ पर इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहाँ पर मैं पढ़ रहा था 13,000 करोड़ रुपए का स्कैम 6 महीने में हो चुका है डिजिटल अरेस्ट से। केवल 3 चीज़ें अगर किया जाए तो इंसान बच सकता है इन डिजिटल अरेस्ट से। पहला, कभी भी किसी को भी ओटीपी ना दें, चाहे वो बैंक ऑफिशियल बोले, चाहे कोई बोले। अपना ओटीपी अपने पास ही रखना है, किसी को नहीं। दूसरा, कृपया करके मेक श्योर कीजिए कि आप अपना आईडी कार्ड हर जगह बांटते मत फिरिए, रिलायबल सोर्सेस को ही दीजिए। इसके साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता, आप किसी भी रैंडम जगह पर आप अपना पैन कार्ड ही तो देना है, ये देना है, ये कृपया करके मत दीजिए। ये लोग आपका डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। हर 3 महीने में अलग-अलग व्यक्ति बन के फ़ोन करेंगे, आपको ध्यान थोड़ी रहेगा, इतने कॉल आते हैं। अचानक से इनके पास पूरा आपका डेटाबेस बन गया होगा, कहीं से एड्रेस बन गया होगा, कहीं से। और तीसरा, आज के टाइम पे सबसे बड़ा स्कैम कहाँ पर हो रहा है पता है? आप जो ऑर्डर करते हैं ना ई-कॉमर्स से, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, वहाँ से। मैं बताता हूँ कैसे। जब आप लोगों को भी हैरानी होगी। हम लोग ऑर्डर करते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, हमने सामान ऑर्डर किया, हमारे घर पे वो सामान आया। मान लीजिए ब्यूटी किट आ गया या फिर मान लीजिए हमारा मटीरियल आ गया। उसके बाद क्या होता है कि गिनती का अगर सुंदर डब्बा होता है हम घर पे रखते हैं, बाकी डब्बे को हम डस्टबिन में डालते हैं। वो डस्टबिन जाता है कचरे के डब्बे में। उस वहाँ पर आपका स्टिकर लगा रहता है दीपक भाई, जिसमें आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस रहता है। आप चोरों को बुलावा भी दे सकते हैं इस प्रकार से। आप सोचिए, इतना छोटी-सी चीज़ है और स्कैमर्स लोग के साथ, तो स्कैमर्स के साथ हमको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपके जो भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट के डब्बे आ रहे हैं, जब आप बाहर फेंक रहे हैं, या तो वो स्टिकर हटा के फेंकिए या तो पूरे तरीके से उसको चिथड़े उड़ा के फिर फेंकिए। अभिषेक जी, इस पे हमें घर पे कई बार डाँट पड़ चुकी है। दीपक इज़ वेरी पर्टिकुलर कि जो बॉक्सेस आए हैं तो तुम ब्लेड से उसको स्क्रैच करके पूरा बिल्कुल। खत्म करो। बिल्कुल। तो इस तरह से होता है। तो स्कैमर्स तो पूजा जी बहुत स्मार्ट है। हमें अब वो 2 कदम आगे, तो हमको भी 1 कदम तो बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते लाइक, शेयर, फॉलो, हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। फॉलो, सब्सक्राइब, बिल्कुल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बिल्कुल। अभिषेक जी, हम ये स्कैम्स की बातें कर रहे हैं और हमें ये है कि हम सबको अवेयर करें कि कैसे इन स्कैम्स में आपको निकलना है या कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो 2008 जैसा अगर क्रैश दोबारा आ गया, तो क्या करना चाहिए? उस टाइम सिप बंद करनी चाहिए, नया पैसा डालना चाहिए या अपने जो शेयर्स हैं उनको जो आपने होल्ड कर रखे हैं, उनको डिसॉल्व करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए? एक नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, असली पैसा जो मार्केट में बनता है वो कभी दिवाली पे नहीं बनता है। आज जितने लोग डाल रहे हैं वो बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाते। असली पैसा बनता है जो दिवाले पे डालता है। जिस व्यक्ति ने 2020 के क्रैश में पैसा डाला उसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया, 2008 के क्रैश में डाला उसने बनाया। प्रॉब्लम होता है ना कि टॉप और बॉटम कोई बता नहीं सकता। जैसे 2022 में जब रशिया यूक्रेन का फॉल हुआ, जब गिरने लगा 15%, लोगों को लगा अब 30% जाएगा, नहीं गया, वहीं से पलट गया। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी गलती एक इंसान तब करता है, वो अपनी एसआईपी रोक देता है। जब भी मार्केट क्रैश जैसा दिख रहा है ना, अपनी एसआईपी डबल कर दो। अगर आप ₹1000 कर रहे हो तो आप ₹2000 करो एसआईपी। ताकि जब मूव आए तो मूव आपको आए, सबसे ज़्यादा क्योंकि बेनिफिट मिले। एवरेज कॉस्ट आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा ना उस टाइम पे, तो मूव आएगा सस्ते में। आप देखिए अमेज़न का जब सेल होता है तभी हम सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। तो यही चीज़ मार्केट में करनी है, मार्केट में सेल चल रही है तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीदिए ना उस टाइम पे। दूसरा, जो एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होता है ना, उसमें मैं कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ भी मत बेचो, मैं उसके खिलाफ हूँ।
देखिए, अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो वहां पे डिप होना शुरू हुआ, तो आप एक बार री इवैल्यूएट कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि जब मान लीजिए जब 2G का घोटाला हुआ था, जो एक बहुत बड़ा, जिसमें आर राजू राजू जी का नाम आया था, उस समय पे टेलीकॉम की बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड थी। आज उसमें से सिर्फ हम 2 देख रहे हैं। राजा। राजा, सॉरी, हाँ, ए राजा, राजा जो मिनिस्ट्री में भी थे उस समय में, टेलीकॉम मिनिस्ट्री में उनका नाम आया था। तब आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे टेलीकॉम कंपनीज़ लिस्टेड थी, बट गिनती के आज हम 2 ही देखते हैं प्रोमिनेंट। उसमें से भी एक को इतने सारे साल लग गए टू रिकवर, और तीसरी जो कंपनी है आज वो भी सिंगल डिजिट पे ही चल रही है। उसपे बहुत लोग स्पेक्युलेशन कर रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सबको उसका ही शेयर खरीदना सबको है। उसका शेयर खरीदना है। तो पहली चीज़ है ना कि जब आपको इस तरह के वार्निंग बेल निकले, एक बार अपना पोर्टफोलियो ज़रूर रीइवैल्यूएट कीजिए। क्या मैंने गलती से बुल रन में देखा-देखी चाचा-भतीजा इन्फ्लुएंसर को देख के कुछ ऐसे स्टॉक्स तो नहीं भर के रख लिए, जो एक्चुअली में कौड़ी के भाव के थे और मैंने ज़बरदस्ती की वैल्यू पे खरीद लिए? वहाँ पर अगर आपको गिरता हुआ वो 30% 40% भी दिख रहा है ना, काट के निकल लो। मन पक्का कर लो एक मन बार। पक्का कर लो। अच्छे वाले आप बिल्कुल पकड़ो। सिंपल सा है, देखिए सिद्धांत है, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग नामक एक किताब है, सौरभ मुखर्जी साहब ने वो किताब लिखी है। उसमें एक सिंपल सी चीज़ वो कहते हैं कि दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि गिनती के 25 कंपनियाँ ही ऐसी हैं। 25 कंपनियाँ ऐसी हैं जिन पे वो उनको भरोसा है कि ये सालों-साल तक चलती रहेंगी। जैसे एशियन पेंट, एचडीएफसी, रिलायंस। बाकी पे वो कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं है। कब कौन-सी क्या बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इनका हिस्टोरिकल रेफरेंस है। तो इसीलिए जब आप दूसरे सारे शेयर लेके बैठे हो ना, तो एक बार रीइवैल्यूएट कर दो जो भी वहाँ पे। क्योंकि पूजा जी एक चीज़ समझिए, शेयर मार्केट का एक सिंपल सा मैथ जो समझ गया ना, वो गारंटीड पैसा बनाएगा। जब 100 रुपीज़ की चीज़ आपके पोर्टफोलियो की 90 पे आती है, आप बोलते हो 10% का लॉस हो रहा है, तो रिकवर करने के लिए आपको 10% नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। अब वही 100 रुपीज़ की चीज़ 50 पे जाएगी, आप बोलोगे 50% का नुकसान हुआ। लेकिन 50 रुपए पे आप 50% बनाओगे, ऊपर जाएगा तो सिर्फ 75 रुपीज़ होगी। आप अपने ब्रेक इवन पे भी नहीं आ रहे हो। लोग होल्ड करेंगे 100 रुपए का शेयर 10 रुपए तक। अब आप सोचो, वो बोलेगा मेरे पोर्टफोलियो में 90% का नुकसान है, मेरे को बस 90% बनाना है। लेकिन 10 रुपीज़ का 90% ना 19 रुपए बना के देगा आपको। 100 रुपए में आपने खरीदा हुआ था। तो मतलब 900% चाहिए। 900% चाहिए। ये मैथ्स जब लोग समझेंगे ना और अपना लॉस काटना शुरू हो जाएँगे, तो वो है। तो आपके लिए मैं एक सिंपल सा आपके व्यूअर्स को मैं बताऊँगा कि आज के टाइम पे कभी भी 2026 में, 27 में कभी भी एक बहुत बड़ा क्रैश आए, तो केवल 3 चीज़ें करना है। अपना एसआईपी डबल कर दो, रोकना नहीं है। क्योंकि एसआईपी में बड़ा मैनेजर देख रहा है, सोच समझ के कर रहा है, पढ़ा-लिखा इंसान है, कुछ तो अच्छा कर रहा है, उसी का वो 1% लेता है एक्सपेंस रेशियो, तो आप वो करो। दूसरी चीज़, अपने पर्सनल पोर्टफोलियो को रीइवैल्यूएट कर लो उस समय पे। और तीसरा, ये कॉन्ट्रेरियन लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन जब दिवाला हो रहा है ना मार्केट का, और स्पेसिफिकली जब अखबार बोले ना 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है मार्केट में, भाई साहब उस समय पे आपकी जो फिक्स्ड रिटर्न वाली चीज़ें होती हैं, एसेट्स है ना, फिक्स्ड रिटर्न जो दे रहे हैं, उसको थोड़ा-सा रिडीम करके ना आप इक्विटीज़ पे लगाओ। गारंटीड आप सबसे ज़्यादा पैसा उस समय पे बना पाओगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंडेक्स फंड ज़िंदाबाद। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड क्यों कहते हैं इंसान? सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड सिंपल सा है, जो निफ्टी है या सेंसेक्स है उसको रेप्लिकेट करेगा। तो उसमें से कोई एक स्टॉक बैंकरप्ट भी हो गई, तो इंडेक्स में नया स्टॉक आएगा, वो उसके हिसाब से वेट मैनेज करके वो चलेगा। और तीसरी, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है भैया, सोते-सोते भी अगर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 15% का सीएजीआर बन रहा है, भाई साहब आपको देखिए फिक्स्ड डिपॉज़िट 6% का आपको 6 साढ़े 6% देगा। बड़े ब्रैकेट पे आते हो, पोस्ट टीडीएस 4% आपके पास बचता है, आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहे हो। अगर आप बात करते हो सेविंग्स अकाउंट 2% देता है, करंट अकाउंट 0% देता है। रियल एस्टेट की हर कोई बात करता है, लेकिन अंटिल अनलेस यू आर नॉट टेकिंग इट द राइट प्लेस, राइट लोकेशन, आप उसपे बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बनाते हो, उसपे बहुत सारी चीज़ें और लग जाती हैं। सबसे बेस्ट है आप इंडेक्स फंड में लगा दो, एसआईपी जिंदाबाद, आपको सॉर्टेड। अच्छा अभिषेक जी, रियल एस्टेट की बात आई है, रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए। कौन से अच्छे रीट्स हैं जिसमें करना चाहिए? यार देखिए, मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के समय पे सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं जाते ही, किसी की जॉब लगी है तो मैं एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट कहीं पे प्रॉपर्टी में खरीद सकता हूँ। देखिए, रीट्स का एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर एक रेगुलेटरी पर्व्यू भी है, इस चीज़ को देखा जा रहा है, तो यहाँ पे स्कैम करने की चांसेस कम रहती हैं। तो मैं कहूँगा एक जनरल आप लोग अपनी एनालिसिस करके भी रीट्स में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ फाइन। यू नीड नॉट टू ऑलवेज़ लुक अराउंड, क्योंकि देखिए एक प्रॉपर्टी आप दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा कहीं पर भी देखते हैं, करोड़ के नीचे तो कुछ चालू मतलब वो ही नहीं होता, होता ही वो ही नहीं नहीं है। होता। तो सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है, बट रीट्स आपको है कि मेरे जेब में अगर आज 20,000 रुपए भी है, तो मैं रीट्स के थ्रू एक्सपोज़र तो ले सकता हूँ। अगर मेरे को लगता है इधर की ये प्रॉपर्टी, ये रियल एस्टेट में मेरे को इतना बूम लग रहा है, तो ये कर सकता हूँ। तो बिल्कुल करना चाहिए। और एक आपने भले पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ, ये बहुत डिबेट चलता है, घर खरीदें या फिर रेंट पे लें। भाई मेरा मानना है घर खरीदा जाए। मैं खुद इस चीज़ का वो हूँ जी। बिल्कुल, बिल एडवोकेट करता हूँ मैं, घर होना घर चाहिए, क्योंकि जब समय विपरीत चलता है,
और आपके पास छत अपनी है तो बहुत सारी टेंशन से परफेक्ट। आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब लॉस हो रहा होता है ना, तो ये छोटा-सा किराया 20, 25, 50 हज़ार या 1 लाख का है, ये भी आपको करोड़ों के भाँति बहुत ही लगता खूब, है। बहुत ही खूब। आज हम अपने पेरेंट्स को लेके निश्चिंत हैं क्योंकि उन लोगों के पास अपना घर है। देखिए पूजा जी, हर चीज़ को ना इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से नहीं देखते, एक इमोशनल वैल्यू से भी देखते हैं। तो आपको ये समझना है, मैं बता रहा हूँ लेजिट और 2020 मैं में। मैं इस पे एक और चीज़ बोलता हूँ जी, अभिषेक जी, आपने हम कैसे मतलब जो लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपने घर खरीदा, घर ना खरीद के ईएमआई करी होती, ओ वो सिप करी होती तो आज इतना होता, घर की वैल्यू ये है। ये किसने कहा कि 25 साल पहले तो ये होता, आने वाले 25 साल में जीऊँगा या नहीं? एग्ज़ैक्टली, भाई बिल्कुल। मेरी तो सीमा किसी को नहीं पता ना। आज मैं पैसा सिप में डालता जाऊँ, घर मैं खरीदूँ नहीं, पता लगा कल को मैं और दीपक भाई, बुलावा ये आ गया। जितने लोग ये सारी चीज़ें कहानी बता रहे हैं, उनके लिए उनको देखने वालों के लिए एक मैसेज है। आप आए दिन आजकल यूट्यूब खोलेंगे ना, तो यही लोग जो पहले ट्रेडर्स के अगेंस्ट कहते थे, आजकल इन्वेस्टर बन के बोलते हैं, किस प्रकार से मैंने 40 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए एसआईपी से बनाए 5,000। बिल्कुल सही, वो अपना पोर्टफोलियो भी दिखाएँगे, ये दिखाएँगे। लेकिन देखिए, अगर आप पूरा सच नहीं बोल रहे, तो वो भी झूठ से ज़्यादा डेंजरस है। अब एक चीज़ बताइए, आप बोल रहे हो 5,000 रुपए से 20 साल के अंदर आपने 75 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया एसआईपी से, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं। लेकिन आप सच क्यों नहीं बता रहे? आप एक सिंपल सा मैथ्स अगर लगाएँगे, आप बोल रहे हो 15% का सीएजीआर देंगे। 15% के सीएजीआर में भी अगर आपको 75 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना, तो हर महीने आपको 5 लाख रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो मेरा ये क्वेश्चन उन लोगों से है जो आप इतने अच्छे से ग्रेटिफाई करके कि एसआईपी करो, आप रियल चीज़ क्यों नहीं बता रहे कि भाई वो 5 लाख कहाँ से आए? क्योंकि आप पहले से रिच बन रहे थे, आपने प्रिज़र्व करके उस वेल्थ को बनाया। तो वो 5 लाख बनाने के लिए आपको आपकी एक्टिव इनकम बढ़ानी पड़ेगी, आपकी प्रोफेशनल इनकम बढ़ानी पड़ेगी। कोई कोई है जो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से उसको 5 लाख बन रहे हैं, जिसको वो वहाँ पे लगा रहा है। कोई है एफ़िलिएट कर रहा है, कोई कर रहा है कंटेंट। तो सिंपल सा चीज़ समझिए कि ये जितने लोग भी बोल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से दीपक भाई ने भी, आपने भी कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ़ ट्रेडिंग से ही पैसा कमाओ, कि सिर्फ़ इसी चीज़ से कमाओ। आपको एक्टिव इनकम बढ़ानी ही पड़ेगी, तब जाके आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी। अभिषेक जी, मैंने अभी अपने पेज पे रील डाली है थोड़े दिन पहले। एसआईपी कोई नोट छापने की मशीन नहीं है। एग्जैक्टली उसमें यही बताया है कि जो आप कह रहे हो ना कि इतना इतना आपको मिल जाएगा, ना आपने इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया, ना कोई और चीज कैलकुलेट करी, और आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। एसआईपी इज गुड, लेकिन आपको देखना है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने साल के लिए कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। एब्सोल्युटली, इसलिए मैं जाते-जाते एक फाइनल मैसेज आपके सभी व्यूअर्स को मैं देना चाहूँगा कि जो एसआईपी भी करना चाहे, बहुत बढ़िया। देखिए, कुछ तो कुछ करना चाहिए, डिसिप्लिन बनता है उससे। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि 5,000 की एसआईपी करके कोई वेल्दी बना है। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने नहीं देखा है। तो आप प्लीज़ अपने एक्टिव इनकम पे पहले फ़ोकस कीजिए। आप रेदर देन थिंकिंग कि अरे! ये बंदा तो सिर्फ़ ट्रेड कर रहा है, वो बंदा दीपक भाई तो 10 चीज़ें और कर रहे हैं, तो वो क्यों ना करें? क्योंकि आप सिंपल सा देखिए ना, हम लोग भी तो हमसे बड़े लोगों को ही देख के फ़ॉलो करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, तो उनका सिर्फ़ इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बना है, अल्केमी कैपिटल से कंसल्टिंग फ़ी मिलती थी। वो मूवी के प्रोड्यूसर थे, कियन का इंग्लिश-विंग्लिश जैसी मूवीज़ के वो प्रोड्यूसर रहे हैं। उनको रेंटल यील्ड्स आते थे। राधा किशन दम्मानी सर की बात करें, वो अपने पीक पे जब ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा बनती थी, आजकल तो चलो सस्ते हैं, ब्रोकर सबसे वो ब्रोकिंग इनकम कमाते थे। उसके बाद उन्होंने 2007-8 के बाद सबसे ज़्यादा पैसा किससे कमाया? डी-मार्ट। डीमार्ट से। डी-मार्ट सेट करा। उनकी बात करें, रे डालियो आज के समय पे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, ब्रिज वाटर हाउस में वो काम करते हैं, मतलब उन्हीं की कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर संभालते हैं, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, प्रिंसिपल्स नाम की वो किताब लिख रहे हैं, बड़े-बड़े इवेंट्स में जाने के पैसे भी ले रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है? मार्क माइनर भी नहीं, यूएस चैंपियन है, 1500% का रिटर्न का रैंक होल्डर है, और वो 4.5 लाख रुपए की इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं पर इंडिविजुअल, उनको क्या देने की ज़रूरत है? तो हम मोटा-मोटी एक चीज़ देखेंगे, मैं ट्रेडर्स की इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आज हम ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। डैन ज़ैंगर वर्ल्ड रिकॉर्ड है 30,000% रिटर्न का। जब डॉट कॉम की रैली आई थी तो भयंकर उन्होंने स्टॉक्स पकड़ के बनाए थे। लेकिन वो एक चार्ट ज़ोन करके उनकी एक सर्विस चलती है, जिसके थ्रू वो और बना रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचो ना, हर बड़ा ट्रेडर, हर बड़ा इन्वेस्टर कहीं न कहीं से मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम, और वॉरेन बफेट सर खुद कहते हैं कि मेरा मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आया है उन इंश्योरेंस कंपनी से जिनमें मैंने ओनरशिप बनाई। गीको के कैश फ्लो से उन्होंने ये सारा पैसा डालना शुरू किया। अभी एक आशीष करके ट्रेडर है गुड़गांव में। ही स्टार्टेड इन ए स्मॉल वे, मतलब 1-1.5 करोड़ से शुरू किया। 10-15 करोड़ उसकी कैपिटल पहुंच गई ओवर ए पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स। मैं ये ओके। नहीं कहूंगा ओवरनाइट वो रिच बन गया। अब उसने क्या किया जी, उसने एक रेस्टोरेंट खोल दिया 3-4 करोड़ लगा के। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो मैंने उससे पूछा, भाई आशीष तुझे क्या जरूरत थी, क्या ट्रेडिंग सही नहीं चल रही? बोला जी देखो, ट्रेडिंग ऐसा धंधा है,
कि कल को मेरा दिमाग में कोई भी स्लो डाउन आ गया, भाई आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, आज मैं 1 मिनट में ये सोच सकता हूँ, कल मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरी डिसीजन मेकिंग पुअर होएगी। लेकिन ये धंधा ऐसा है कि मेरे बाद मेरा लड़का भी संभालेगा, रेस्टोरेंट अगर चल गया, हिट हो गया, तो ही कैन कंटिन्यू दिस लेगेसी फॉर ईयर्स बिल्कुल एंड ईयर्स। बिल्कुल जैसे आज हम देख रहे हैं 25 साल पुराने रेस्टोरेंट दिल्ली में चल रहे हैं, 50 साल चल रहे हैं, 20 साल चल रहे हैं, और आप अमृतसर चले जाओ तो वहां तो 90% ऑफ द रेस्टोरेंट मुझे जो मिलते हैं आजादी से पहले की। क्या बात केसर का ढाबा, ब्रावा हाँ का ढाबा, सारे आप कोई सा भी बड़ा नाम ले लो, 50 किलो कम कर दिए लेकिन सारे ढाबे पता है इनको भाई खा खा के तो बनाया। बिल्कुल बिल्कुल इनफैक्ट फिल्म स्टार्स को आप देखिए ना, ये जो रणवीर सिंह है उसको क्या जरूरत है, वो आजकल सुपर यू प्रोटीन बार से प्रोटीन लेके बार, हर चीज में वो जा एल्कोहल चुका का नया ब्रांड रंगीला हाँ, करके उसने लॉन्च बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल तो एवरीबडी वर्क्स ऑन एक्टिव सोर्स सो ऑफ इनकम। ये क्या होता है ये लोगों के अभी प्रियंका चोपड़ा, शी सो हिट, उसका एक मेकअप एनॉमली एनॉमली करके एक ब्रांड है। एक बिल्कुल और वो जो अभी हाइफन कृति हाइफन सेनन, कृति सेनन ने मंगाया। कैटरीना कैफ तो के ब्यूटी। तो पीपल आर वर्किंग ऑन ब्रांड्स, तो क्योंकि देखिए ना अपना शरीर जो है वो किसी ना लिमिटेशन किसी है दिन तो खत्म होएगा ही। बिल्कुल पर ब्रांड हमेशा रहेगा और यही एक मैसेज है कि एक रिच माइंडसेट वो होता है ना जो वो दूसरों को देख के इंस्पायर होता है वो ये नहीं सोचता कि इसमें क्या गलती है क्या गलती है वो इंस्पायर होगा और वो अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएगा और एक पुअर माइंडसेट वो होगा ना वो बस यही देखता है अरे ये कैसे कमा रहा है वो कैसे कमा रहा है क्योंकि उसके अंदर खुद की इतनी इनसिक्योरिटी और है मैं लोगों को यहाँ पे एक और उदाहरण देता हूँ जो कि इससे पता लगेगा कि मल्टीफेरस बिजनेस क्यों होने चाहिए। सबने शार्क टैंक देखा, बिल्कुल सबने ये देखा कि वहां पे जो शार्क्स बैठे थे वो उसने किसी का मजाक बना दिया, कोई अश्लील ग्रोवर के मीम्स भी आ गए कहीं। आप लोगों ने एक चीज नहीं देखी कि वो तो ऑलरेडी करोड़पति हैं सारे, 100 करोड़ 1000 करोड़ लेके बैठे हैं। वो क्यों 25-25 लाख इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं? सही दे बात आर इन्वेस्टिंग क्योंकि 100 जगह वो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से 10 भी चल गए, 90 डूबने हैं, ये उन्हें भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जो 10 चलेंगे वो उनको 100x 200x 1000x का मुनाफा देंगे। ऑलरेडी देने लग होने गए को हैं तो 100 स्मॉल रुपए कैप। 100% है, लेकिन बढ़ने को 1000% है। अभिषेक जी, आज जो रैपिड फायर वो पूरा इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और उस पर है। ठीक है Can I डन start? बिल्कुल विजय माल्या या नीरव मोदी, किसने ज्यादा ट्रस्ट तोड़ा? विजय माल्या हर्षद मेहता का बुल रन या अदानी क्रैश पैनिक, किसने मार्केट को ज्यादा हिला दिया? हर्षद मेहता का बुल रन सत्यम स्कैंडल या DHFL कोलैप्स, बिगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर किसका है? सत्यम स्कैंडल क्रिप्टो विंटर या 2008 रिसेशन, बिगर वेल्थ डिस्ट्रॉयर? 2008 recession स्टॉक मार्केट का असली विलेन, मैनिपुलेशन या हर्ड मेंटालिटी? इतना टाइम नहीं है। आप बोलो आप क्या बोलते हैं क्या दोबारा पूछो सवाल? स्टॉक मार्केट का असली विलेन, मैनिपुलेशन या हर्ड मेंटालिटी? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ट्रेडिंग का असली डर, लॉस या स्लो रिटर्न्स? ट्रेडिंग का असली डर। डर लॉस सेफ बेट क्या है, ब्लू चिप या कॉन्ट्रा बेट? ब्लू चिप बिगर रिग्रेट, सेल अर्ली या बाय लेट? बाय एलीट पड़ोसी का देख देख के परेशान हो जाते हैं चांसेस मोर किस में, बुल मार्केट मिलियनियर या बेयर मार्केट करोड़पति? बुल मार्केट मिलियनर बेटर स्किल, टाइमिंग या परमानेंट? परमानेंट वेल्थ का असली टेस्ट, मार्केट गिरने पर काम रहना या गिरने से पहले एग्जिट? गिरने पे काम रहना बिगेस्ट लाई, ये स्टॉक कभी गिर नहीं सकता या मैं कल से डिसिप्लिन बन जाऊंगा? मैं कल से डिसिप्लिन बन जाऊंगा इन्वेस्टिंग का पॉइजन क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर रिसर्च? ओवर रिसर्च ओवर रिसर्च, दैट वाज ट्रिकी। बेटर इंडिकेटर, प्राइस एक्शन या बिजनेस फंडामेंटल्स? बट डिपेंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन अदरवाइज बिजनेस फंडामेंटल्स डिपेंड मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया, ट्रेडर्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल फ्रीडम का शॉर्टकट, कंपाउंडिंग या लक? कंपाउंडिंग रिस्की माइंडसेट, फोमो है या योलो है? फोमो बेस्ट टीचर, सक्सेस या फेलियर? फेलियर लाइफ चेंजिंग, एक मल्टी बैगर या 10 कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस? 10 कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स अच्छे थे वैसे ट्रिकी थे ये चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा,
कुछ गॉसिप भी शायद मिली हो बीच में, क्योंकि अभिषेक है तो बट नेचुरल है, कुछ तो एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए। उसके लिए बाकी आप गाना भी सुन लेना, वो बादशाह का एक गाना डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, कंटिन्यू। तो बाकी आपको कुछ ना समझ में आया हो, क्योंकि कुछ इन्होंने बीच बीच में ऐसी बातें बोल दी कि जो शायद मेरे भी ऊपर से निकल गई, तो आप लोग गूगल कर ही लेना। बाकी अगर आप लोगों को ये एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में लिखिए अभिषेक अगेन, तो हम इन्हें दोबारा बुला लेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि कोई इनसे स्पेसिफिक टॉपिक, क्योंकि दोस्तों ये ना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह काम करते हैं। जैसे एक रेडियो होता है ना, वो 200 हर्ट्ज पे भी चलता है, 1000 पे भी चलता है, 100 पे भी चलता है, 500 पे भी चलता है। ये इनका भी वही रेडियो है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इनका। तो कल को आपको एलन मस्क के यहाँ क्या हुआ, अंबानी जी के यहाँ क्या हुआ, अडानी का स्कैम क्यों हुआ, या अगली मूव अडानी जी की क्या होने वाली है, एमबीए चाय वाला क्यों फेल हुआ, डॉली चाय वाले ने कैसे धार करी, मतलब कुछ भी वॉट एवर रैंडम यू कैन थिंक, आप कमेंट करना और हमें बताना, हम इनको बुला लेंगे, क्योंकि ये पूरे एनसाइक्लोपीडिया है। ऑफ कैमरा मैं इन्हें अभिषेक कर नहीं कहता हूँ, मैं इन्हें एनसाइक्लोपीडिया कर कहता हूँ, क्योंकि इनके पास सारा ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में क्या हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन अंबानी जी की शादी में क्या हुआ वो इन्हें ज्यादा पता है। तो चलिए एक अच्छे नोट पे इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, और अगली बार आशा करते हैं कि फिर आप लोग कुछ रोचक मांगेंगे और इनसे कुछ रोचक हम निकलवाएंगे और इन्हें दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, एंड मेक श्योर आप देख रहे हैं दीपक भाई अब रोस्टिंग में भी जल्द उतरने वाले। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये रोस्टिंग नहीं आप ही से करते हैं और किसी से नहीं करते। बट थैंक यू, तो भाईचारा है। थैंक यू। थैंक यू। ब्रो कोड।